हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यू नई शुरुआत चैनल। सो गाइस, आज हम देखेंगे क्लास 10th का अध्याय 6 जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ते हैं। क्या होता है जैव प्रक्रम, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सो गाइस, जैव प्रक्रम के में देखते हैं। सो गाइस, आपसे एक क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं। क्या होता है कि सजीव किसे कहते हैं? ये आपसे कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है और ये आपको पता ही होना चाहिए यदि आप क्लास 10th पढ़ रहे हैं या उससे आगे पढ़ रहे हैं। सो गाइस देखिए, जो सजीव किसे कहते हैं तो आप बोलेंगे गाइस, सजीव किसे कहते हैं तो आप बोलेंगे जिनके अंदर क्या होती है, गति होती है, उनको हम सजीव कहेंगे। या फिर बोल देंगे आपकी जिनके अंदर क्या होता है, ग्रो होता है, तो उनको हम सजीव कहेंगे। या तीसरा चीज़ आप बोलेंगे जो कि जिनमें क्या होता है, ग्रो मतलब वृद्धि होती है, जिनमें गति होती है, जो बोलते हैं उनको ही हम क्या कहेंगे, उनको क्या कहेंगे, सजीव कहेंगे। सो गाइस, हम इसका इनके अनुसार कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं गाइस? देखिए, आप जो यदि आप बोल रहे हैं कि ग्रो के आधार पर हम बोल सकते हैं कि क्या सजीव ग्रो करते हैं। यदि वृद्धि के अनुसार देखें गाइस, तो एक वृक्ष होता है, तो हम देखते हैं एक वृक्ष क्या करता है, कुछ समय के बाद क्या कर देता है, इसमें वृद्धि होना क्या होती है, रुक जाती है। एक निश्चित टाइम सीमा के अनुसार, चाहे वृक्ष हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे कोई भी जीव हो, एक निश्चित आयु के द्वारा उसमें वृद्धि होना बंद हो जाता है। तो क्या वो उनकी मृत्यु हो जाती है, उनको मृत कहेंगे, उनको सजीव नहीं कहेंगे? तो आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। तो हम ग्रो के आधार पर ये परफेक्ट नहीं कह सकते हैं कि जिनमें ग्रो होता है उसको ही हम सजीव कहें। दूसरा गाइस, आप बोल रहे थे जैसे मूवमेंट के आधार पर। मूवमेंट मतलब कि आप देख सकते हैं, मूवमेंट के आधार पर मतलब गति के आधार पर कि जो एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं उनको हम सजीव कहेंगे। तो गाइस, हम इसमें भी हम हम आपसे एक क्वेश्चन करते हैं, क्या जो चल नहीं सकते, जैसे पौधा क्या चलता है, नहीं चलता है, लेकिन उसको भी सजीव क्यों कहा जाता है? क्या उनको हम सजीव नहीं कहेंगे? तो आप बोलेंगे नहीं, उनको भी सजीव कहेंगे पौधे को। तो गाइस, क्या ऐसा क्या है गाइस जिसके आधार पर हम बोल सकते हैं कि सजीव है या निर्जीव है, कोई भी जीव सजीव है या निर्जीव है? तो इसका आंसर गाइस एक ही चीज़ देती है जो कि हम इस लेसन में पढ़ेंगे। तो गाइस, सबसे अच्छा आंसर इसमें यही होगा कि देखिए, जो सजीवों के अंदर क्या चलता है, एक प्रक्रम चलता है, एक जैव प्रक्रम चलता है, जिसके तहत कोई भी सजीव रह सकता है। जैसे गाइस, वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीवों के अनुरक्षण का कार्य करते हैं उनको हम जैव प्रक्रम कहते हैं। मतलब सजीवों के अंदर चलने वाला ऐसा प्रक्रम जिस सजीव क्या है गाइस, इसका आंसर देखिए, सभी सजीव, एक तो ये सजीवों के अंदर चलने वाला, जीवों के अंदर अनुरक्षण प्रक्रम कार्य करता है, उसको वही क्या कहलाता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। मतलब सजीवों के अंदर चलने वाला ऐसा प्रक्रम जिसके कारण सजीव जीवित रहता है। तो गाइस, वो कौन सा प्रक्रम चलता है सजीवों के अंदर, हम देखते हैं। तो गाइस, इसके 3-4 घटक देखेंगे हम, जैसे कि सभी सजीवों में जो लगभग चलता ही रहता है। देखिए, जैसे कि पोषण प्रक्रम, पोषण तो सब में चलता है, वही सजीव होता है, उसी के द्वारा उसको एनर्जी मिलती है। पोषण में क्या क्या देख सकते हैं गाइस, अपन कार्बोहाइड्रेट लेते हैं अपन, जो कि डेली लेते हैं, ये प्रक्रम चलता है, उसका पाचन होता है, फिर उसका निष्कासन हो जाता है, उसका अवशोषण होता है, ये सब चलता रहता है। जैसे पोषण के रूप में अपन कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन वगैरह लेते हैं। और फिर क्या होता है दूसरा, श्वसन। जो सभी सजीव होते हैं क्या चलता है गाइस, उनमें श्वसन चलता है। और अपन तीसरा देख सकते हैं गाइस, सभी क्या करते हैं, वहन करते हैं। वहन मतलब एक स्थान से चीज़ों को दूसरे स्थान पहुंचाते हैं। जैसे अपन सांस ले रहे हैं तो सांस क्या अपनी फेफड़ों बस में जाती है, ऑक्सीजन क्या अपनी फेफड़ों बस को ज़रूरत होती है? तो बोलेंगे आप नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे हर एक पार्ट के लिए, हर सेल्स के लिए ग्लूकोज को तोड़ती है हर सेल, और उससे ऊर्जा निकलता है, उससे अवशोषण होता है भोजन का। तो उसके लिए हमें या फिर रक्त ही देख लीजिए, उसका क्या करते हैं अपन, रक्त का क्या एक जगह ज़रूरत होती है रक्त की? नहीं, तो बहन की ज़रूरत होती है। तो तीसरा आता है बहन। और चौथा देखते हैं अपन उत्सर्जन। उत्सर्जन किसे कहते हैं गाइस? मतलब जो खराब पदार्थ होते हैं तो उनसे बॉडी से बाहर निकालना भी ज़रूरी है। जो खाना पोषण के रूप में हम जो खाना ले रहे थे गाइस, उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी चली जाती हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए ज़रूरत नहीं होती है। तो ये सब प्रक्रम चलता रहता है गाइस सजीवों के अंदर, उसी को हम क्या कहेंगे, सजीव कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं गाइस, सजीव कहते हैं। अब गाइस, अपन एक एक प्रक्रम के बारे में, सबके बारे में चर्चा करेंगे। सो गाइस देखिए, फर्स्ट वाला क्या है, पोषण के बारे में अपन देखते हैं। पोषण किसे कहते हैं? तो पोषण गाइस, इसमें पोषण लिखा हुआ है,
भोजन ग्रहण करना ही क्या है, पोषण है। या फिर भोजन को ग्रहण करना और ग्रहण करके क्या करते हैं गाइस, पाचन करना, और पाचन करके क्या करते हैं, अवशोषण करना। क्या, भोजन को ग्रहण करना, भोजन को ग्रहण करने के बाद उनका पाचन करना, पाचन करने के बाद अवशोषण करना, और अवशोषण करने के बाद गाइस क्या है, एवं शरीर का अनुरक्षण के लिए उपयोगी होता है। यही होता है गाइस पोषण। पोषण किसे कहते हैं, आप इसे देख सकते हैं, भोजन का ग्रहण करना, भोजन का पचाना और अवशोषण और शरीर के द्वारा अनुरक्षण प्रक्रम के लिए ये बहुत ही उपयोगी होता है। क्या उपयोगी होता है, पोषण बहुत ही जरूरी होता है अनुरक्षण प्रक्रम के लिए। सजीवों के अंदर यह प्रक्रम हमेशा चलता रहता है, चाहे वो सोता हो, जागता हो, बैठा हो, उठता हो या कुछ भी काम करता होता है। तो मतलब जैसे ही अपन एक बार भोजन कर लेते हैं गाइस, तो वो सोता भी रहे या जागता भी रहे तो उसका पाचन होता रहता है कि नहीं। यदि आपको लगता होगा कि हाँ हमने बोल दिया कि पोषण, वो सोता है और फिर भी खाता है, ऐसा तो अपन नहीं बोलते, लेकिन यदि खाना है, खाना खा लिया है तो उसका पाचन तो होगा ना। तो पोषण के आधार पर गाइस इसके दो भागों में बांट सकते हैं पोषण। एक तो पोषण कैसे करते हैं, इनके आधार पर गाइस सजीवों को दो भागों में बांटा जा सकता है। जैसे गाइस एक जीव होते हैं, कुछ जीव होते हैं स्वपोषी सजीव होते हैं, और कुछ होते हैं जो बना बनाया भोजन दूसरों का कर लेते हैं, जैसे कि विषमपोषी होते हैं। एक होते हैं स्वपोषण वाले जीव और एक होते हैं गाइस विषमपोषी जीव। विषम पोषण किसे कहते हैं, मतलब कि जो पौधों का, जैसे कि पौधा क्या है गाइस, पौधा आप ही सोचिए, पौधा क्या है, पौधा एक स्वपोषी जीव है। वह वातावरण से कच्ची सामग्री लेकर के खुद भोजन बनाता है। लेकिन मानव क्या स्वपोषी आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा गाइस, ये तो इनका बना हुआ भोजन क्या कौन करता है गाइस, इनका ये पौधा भी आगे अपना भोजन कर लेता है और फिर ये भोजन किसको दे देता है, दूसरों को दे देता है। मतलब विषम पोषण वालों को दे देता है जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, जैसे कि मानव हैं। ये देखिए आप, मानव के साथ साथ देखिए हम डायोग्राम लगाए हुए हैं, ये सब क्या कर रहे हैं, इस वाले पौधे से भोजन को ग्रहण कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बकरी ग्रहण कर रही है, बकरी से फिर और दूसरे जीव कर रहे हैं, बकरी को खा के, या फिर एक श्रृंखला चलती रहती है इनकी, तो खाद्य श्रृंखला है। तो पर ये सभी जीव क्या करते हैं गाइस, खुद भोजन नहीं बना सकते वातावरण से। तो गाइस इसके बारे में देखते हैं, स्वपोषण किसे कहते हैं, जिसमें जीव वातावरण से सरल भोज्य अजैव पदार्थ को क्या करते हैं, अजैव पदार्थ जैसे कि CO2 है, CO2 के बाद पानी है, सूर्य का प्रकाश है, से अपना भोजन बना लेते हैं। उनको ही हम क्या कहते हैं, स्वपोषी जीव कहते हैं। और अपन लोग इनका बना हुआ भोजन खा लेते हैं। तो अपन लोग किस में आएंगे, विषमपोषी में आएंगे। स्वपोषी और विषमपोषी शायद आपको क्लियर हो गया होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना यदि समझ में आए तो। सो गाइस अभी हमने देखा स्वपोषी के बारे में कि मतलब स्वपोषी और विषमपोषी दो प्रकार के जीव देखे। स्वपोषी वाले देख लिया हमने कि स्वपोषी जैसे कि पौधा होता है जो कि अपनी स्वयं कच्ची सामग्री वातावरण से लेकर के भोजन बना लेता है। अब पढ़ेंगे गाइस विषमपोषी। विषमपोषी क्या होते हैं, जैसे कि वे सभी जीव गाइस जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, जैसे कि ये लोग पौधे के बाद जैसे भी जो जीव है, जैसे कि मनुष्य है, बकरी है, भेड़ है और बाकी जीव जो दूसरों पर मतलब कि विषमपोषी आ जाते हैं। अब विषमपोषी को भी आधार पर भी हम पढ़ेंगे बाद में, और ये अपना भोजन अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। विषमपोषी के आधार पर भी गाइस अपन 2-3 भागों में बांट सकते हैं इनको। विषमपोषी कौन कौन होते हैं, एक तो गाइस होते हैं समप्राणी पोषी जीव, मतलब कि जैसे कि हम लोग, और दूसरा कौन होता है, परजीवी लोग होते हैं। परजीवी मतलब कि जो दूसरे जीवों को हानि पहुंचाए हुए उन पर रहते हुए भोजन करते हैं। और तीसरा हम देखेंगे इनमें से ही क्या देखेंगे गाइस, परजीवी। हाँ, पहला है क्या, समप्राणी, दूसरा है परजीवी और तीसरा गाइस होता है मृतोपजीवी, मतलब कि जो बिना मारे हुए दूसरों के जो मरे हुए भोजन से क्या करते हैं, अब जो कचरा रहता है या फिर मरे हुए जीवों से अपने लिए भोजन तैयार करते हैं, उसको ही हम क्या कहते हैं, मृतोपजीवी कहते हैं। उनको क्या कहते हैं गाइस, मृतोपजीवी कहते हैं। तो ये रहे गाइस प्राणी, मतलब कि विषम पोषण के जीव, और समपोषण में ओनली पौधा आता है, ठीक है ना। पौधा मतलब जब सब प्रकार के पौधे होते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब स्वपोषी के बारे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया देखेंगे कि कैसे वो भोजन बनाते हैं। स्वपोषण अभी तो हमने देखा स्वपोषी के बारे में कि वो लोग वातावरण से भोजन बनाते हैं, लेकिन वो कैसे भोजन बनाते हैं इस प्रक्रिया को जानने की कोशिश करते हैं। सो गाइस देखिए
देखिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बारे में अपन पढ़ेंगे। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, इसमें क्या होता है गाइस, इसमें प्रकाश संश्लेषण में आप देख सकते हैं क्या है ये, इनको जल की 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है आप देखेंगे। पहला पड़ती है गाइस इनकी जल की। जल कहाँ से मिलता है इनको, ये पौधों की किस में रहता है गाइस, पौधों की जड़ों में रहता है। जल कहाँ रहता है, पौधों की जड़ों, पौधों की जड़ द्वारा, मिट्टी के द्वारा, इस अवशोष मिट्टी में पौधे के जड़ जो होते हैं वो अवशोषण या जाइलम के द्वारा जल को अंदर ले जाते हैं। दूसरा गाइस प्रकाश संश्लेषण में आप क्या बोल सकते हैं, इनको किसकी ज़रूरत होती है, सूर्य के प्रकाश की ज़रूरत होती है। तो सूर्य के प्रकाश की ज़रूरत होती है तो ये लोग क्या कर लेते हैं, सूर्य का प्रकाश ले लेते हैं। कहाँ से गाइस, सूर्य से अपना सूर्य का प्रकाश ले लेते हैं, तो ये सूर्य का प्रकाश ले लेते हैं। और तीसरी चीज़ ज़रूरत होती है इनकी क्लोरोफिल की। क्लोरोफिल कहाँ से ले लेते हैं गाइस, जो हरी हरी पत्तियाँ होती हैं उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि क्लोरोफिल ही क्या होता है, ये सूर्य के प्रकाश, जो गाइस सूर्य का प्रकाश आ रहा था उसको ही क्लोरोफिल के माध्यम से लिया जाता है। सो गाइस ये सूर्य के प्रकाश से क्लोरोफिल क्या करता है, पत्तियों में प्रकाश का अवशोषण करता है। और चौथी चीज़ ज़रूरत होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। तो कार्बन डाइऑक्साइड ये लोग कहाँ से ले लेते हैं, ये जो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होती है 0.03% जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उससे ये लोग ले लेते हैं। तो 4 चीज़ अपन ने देखी, पहली देखी जल, दूसरा देखा सूर्य का प्रकाश, और तीसरा देखा क्लोरोफिल, और चौथा देखा कार्बन डाइऑक्साइड। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो कैसे बनाते हैं अपन आगे देखते हैं। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश का ऊर्जा का अवशोषित कर लिया जाता है, यही हमने बताया। और प्रकाश ये क्लोरोफिल किस में पाया जाता है, जो हरी पत्ती हो चाहे हरा तना हो उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो जो और किसी पौधों में गाइस आप बोल सकते हैं कि हरी पत्तियां उनमें नहीं होती है तो क्या उनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा, तो गाइस पाया जाता है, उसके कलर होता है उसका और कुछ नहीं होता है, तो इसके कारण उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। देखिए प्रकाशीय और किसी किसी पौधे का गाइस जो तना होता है वो भी हरा होता है, उसमें भी क्या होता है, सूर्य के प्रकाश का अवशोषण होता है। प्रकाशीय ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में जल के अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में हस्तांतरण हो जाता है। जो पत्तियां प्रकाश से भोजन बनाती हैं, जो पत्तियां प्रकाश का अवशोषण करती हैं, मतलब पत्तियों में प्रकाश क्लोरोफिल पाया जाता है, उससे अवशोषण करती हैं, तो वो क्या करती हैं, जो प्रकाशीय ऊर्जा होती है गाइस उसको किस में बदल देती हैं, ये लोग प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देती हैं। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेती हैं, कार्बोहाइड्रेट का अपचयन हो जाता है, मतलब ये लोग वातावरण से ले लेते हैं। सो गाइस अब देखते हैं अपन रंध्र पत्तियों में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो वो हमने बोला था कि पत्तियों में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है गाइस, क्लोरोफिल पाया जाता है। और ये कैसे बाष्पोत्सर्जन, मतलब कि प्रकाश का अवशोषण करता है, मतलब अपनी ओर खींचता है, ले जाता है प्रकाश को। तो गाइस और इसमें क्या होता है पत्तियों में, तो पत्तियों में हम देखते हैं जो पौधे की जड़ होती है, क्या होती है गाइस, पौधे की जड़ होती हैं। तो वो जड़ क्या करती हैं, पौधे की जड़, पौधों की जड़ों से क्या होता है, पौधे यहाँ पे जो ज़मीन में क्या होता है गाइस, जल होता है। जल के साथ साथ क्या होता है, हम देखते हैं ना पौधों की जड़ में अपन जल डालते हैं, पानी डालते हैं, कोई भी पौधा उगाना होता है, तो इसमें गाइस क्या होता है, ये जल का अवशोषण करती हैं जड़ें। कहाँ से करती हैं, इनमें जाइलम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जाइलम पाया जाता है। जाइलम ही क्या करता है, जल का अवशोषण करता है। और जल का अवशोषण करके ये जाइलम विभिन्न भागों में पौधों के क्या पहुँचाता है गाइस, ये सीधे जाइलम के द्वारा जल पौधों में, पत्तियों में, सब जगह गाइस पहुँच जाता है। और ये पत्तियों में गाइस आप बोलेंगे कि पत्तियों के रंध्र, हम पत्तियों की बात कर रहे थे, तो पत्तियों में रंध्र कब खुलते हैं, तो जब इनको गैस का विनिमय करना पड़ता है या बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। बाष्पोत्सर्जन एक परासरण के द्वारा गाइस, जैसे ही पौधों में जल आता है तो एक्स्ट्रा जल क्या कर देती हैं पत्तियां, बाष्प के द्वारा क्या कर देती हैं, बाहर कर देती हैं। और यहाँ से क्या होता है, पत्तियों में क्या होते हैं, रंध्र खुल जाते हैं, और रंध्र खुल जाने के कारण फिर गैसों का विनिमय होता है, CO2 को अंदर ले जाती हैं और ऑक्सीजन को बाहर करती हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो इनमें सतही में छिद्र पाए जाते हैं।
सो गाइस वही बताया हमने कि यहाँ गैस विनिमय के लिए, बाष्पोत्सर्जन के लिए इनके छिद्र खुल जाते हैं। किनके? उनके बारे में बताया था हमने, पत्तियों के बारे में। गाइस हमने पत्ते स्वपोषण के बारे में पढ़ लिया। स्वपोषण कैसे करते हैं पौधे? स्वपोषी कौन होता है गाइस? तो पौधे होते हैं। पौधे में हमने क्या देखा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया देखी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या क्या हो रहा था गाइस? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हमने चार चीज देखी थी। प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है? पहले तो किसकी जरूरत होती है गाइस? जल की जरूरत होती है। एक तो गैस जल की ज़रूरत होती है। दूसरी किसकी होती है गैस? प्रकाश की ज़रूरत होती है, जो कि कहाँ से मिल जाता है उसको? सूर्य के द्वारा मिल जाता है। तीसरी क्लोरोफिल की ज़रूरत। क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है, जो कि क्या करता है? सूर्य का प्रकाश का अवशोषण करता है। चौथी चीज़ किसकी ज़रूरत होती थी? CO2 की ज़रूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, जो कि वो वातावरण से ले लेती है। वातावरण मतलब कि जो हमारे आसपास में जो बहुत सारी हवाएं चलती हैं, उनमें CO2 का 0.3% पाया जाता है। 0.03% पाया जाता है, उससे ये लोग ले लेती हैं। अब गाइस देखते हैं विषम पोषण क्या होता है गाइस? विषम पोषण, इसके बारे में चर्चा हम कर चुके हैं कि विषम पोषण जो भोजन के लिए दूसरे जीवों पर या दूसरे सजीवों पर निर्भर रहते हैं, उनको ही हम विषम पोषण कहते हैं, विषम पोषी जीव कहते हैं। तो विषम पोषी जीव में हमने कौन कौन से जीव देखे थे गाइस? हमने देखा था विषम पोषी के आधार पर भी हम इनको 3 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला गाइस प्राणी संपोषण, किसके बारे में? प्राणी संपोषण। दूसरा मृतजीवी और तीसरा कौन? परजीवी। तो विषम पोषण में कौन कौन से देखे हमने? 3 चीज देखी। कौन सी? प्राणी संपोषण, दूसरा मृतजीवी और तीसरा परजीवी। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। देखिए जो प्राणी संपोषण में क्या, जो संपूर्ण भोज्य पदार्थ को ग्रहण करके उनका पाचन करते हैं शरीर के अंदर। क्या करते हैं ये लोग? देखिए जैसे अपन पाचन क्रिया होती है अपने अंदर, होती है कि नहीं होती? अपन पूरा भोजन का पदार्थ ग्रहण कर लेते हैं, जो हमको पौधा देते हैं उनको अपन क्या कर लेते हैं? ग्रहण कर लेते हैं। और ग्रहण के बाद में अपनी क्या होती रहती है? उन भोजन का टूटना, बिखरना, अवशोषण होना, ये सब होता रहता है। तो अंदर होता रहता है, अपन कोई भी काम करते रहते हैं। और दूसरा क्या है गाइस? दूसरा में हम देखेंगे मृतोपजीवी किसे कहते हैं? अब आगे तो ये जान लीजिए। मृतोपजीवी वो होते हैं जो मृतोपजीवी शरीर से बाहर होते हैं गाइस। हम देखते हैं सड़े गले मृत शरीर के द्वारा मृतोपजीवी शरीर से सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं लोग? सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से। जैसे कि आप देख सकते हैं डायग्राम में हमने बताने की कोशिश की है। जैसे फफूंद लग जाती है, फफूंद लग जाना, चाहे जहाँ कवक उत्पन्न हो जाना, ये क्या है गाइस? कवक है। ये कवक कैसे उत्पन्न हो जाती है? हम देखते हैं जो अधिकतर कचरा में उत्पन्न होती है कि नहीं होती है? आपने भी देखा होगा। और साथ में देखा होगा जो मतलब लकड़ी बहुत दिन से डली हुई है, जो पेड़ मतलब अब सजीव नहीं है, वो मर चुका है, वो पेड़ डला हुआ है, उसके बाद भी हम देखते हैं कि ऐसी कवक उनमें जम जाती है। आई होप आपको क्लियर होगा। उनको मृतोपजीवी कहते हैं। अब तीसरा देखते हैं गाइस परजीवी। क्या होता है परजीवी? परजीवी उसे कहते हैं गाइस जो कैसे होते हैं? परजीवी अपना भोजन स्वयं अपना भोजन तो अपन तीनों नहीं बनाते हैं। एक तो प्राणी भी नहीं बनाता है, मृतोपजीवी नहीं बनाता है और ये भी नहीं बनाता है, तो तीनों नहीं बनाते हैं। लेकिन इनको परजीवी किसे कहते हैं? तो परजीवी अन्य जीवों के अंदर बाहर रहकर उनसे उनका भोजन लेते रहते हैं और उनको मारे बिना। जैसे अपन लोग भोजन करते हैं तो फल को तोड़ लाते हैं, तो फल फिर क्या वो लग सकता है फिर से डाली में? नहीं लग सकता है। तो अपन उनको तोड़े बिना मतलब उनको हटा देते हैं, मार के भोजन करेंगे ना। और जैसे शिकार करेंगे जो वन में जो जीव होते हैं शेर, तो जब वो भी प्राणी पोषण में आते हैं तो वो क्या करते हैं गाइस? अंतर्ग्रहण होता है उनमें भी, तो क्या करते हैं वो लोग? मार देते हैं, मार के भोजन करते हैं। मृतोपजीवी मरे हुए पदार्थों से भोजन करते हैं। लेकिन जो परजीवी होते हैं वो बिना अपने सजीव को मारे हुए, उनके जीवन में रहते हुए उनसे भोजन को ग्रहण करते रहते हैं बिना उनको मारे हुए। जैसे मच्छर काट देता है तो अपन को मारता थोड़ी है, वो अपन मर थोड़ी जाते हैं, इसके बाद भी अपने अंदर लगा रहता है। गाइस इस डायग्राम में देख सकते हैं किसी जानवर के अंदर बहुत से क्या होते हैं? जू टाइप के लगे होते हैं। देखिए बाल में लगे हुए हैं। यहाँ पे हमने डायग्राम बनाया हो, इसको जूम करके हम बताते हैं आपको। देखिए तो ये परजीवी है। इनको हम क्या कहेंगे गाइस? परजीवी कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये बिना मारे हुए अपने एक शरीर के अंदर, सजीवों के शरीर के अंदर बाहर रहते हैं और अपना भोजन ग्रहण कर लेते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यदि आपको ये भी हमारा प्रयास गाइस ऐसा पसंद आता है, हमने नोट्स बनाया है, पहली बार बनाया है, तो यदि हमारा ये पसंद आता है गाइस तो प्लीज़ इसको बढ़ावा देने की कोशिश करना, हमें सपोर्ट करना और लाइक करना। तभी तो हमें पता चलेगा कि आपको भी हमारी वीडियो, हमारी मेहनत
आपको पसंद आ रही है, हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। सो गाइस देखते हैं अपन जो पोषण होता है, तो पोषण भी दो प्रकार का होता है। एक तो अंतर्ग्रहण, देखिए अमीबा में कैसे होता है और पैरामीशियम में भी होता है। तो अमीबा के बारे में हम देखते हैं। सो गाइस जो पोषण होता है वो भी दो प्रकार से होता है। कैसे? एक तो होता है गाइस बहुकोशिकीय जीवों में, और एक होता है पोषण किसके, जो संपोषण भी होता है गाइस, जो संपोषण नहीं, जो विषम पोषण होता है गाइस, वो भी दो प्रकार से होता है। किस आधार पर गाइस? एक तो एक कोशिकीय जीव, मतलब जिनकी संरचना एक कोशिका के द्वारा बनी होती है, जिनको शरीर, उनको हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। और जैसे कि हम लोग हैं क्या है, बहुकोशिकीय जीव है। हमारी संरचना एक कोशिका से मिलकर नहीं बनी है, हमारे शरीर बहुत सारी सेल्स के निर्माण से बना हुआ है। तो जो एक कोश के जीव होते हैं वो क्या होते हैं, उनका शरीर सीधे पर्यावरण में रहता है, वो सीधे विसरण के द्वारा भोजन को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल के लिए अमीबा देख सकते हैं। अमीबा क्या है? अमीबा एक कोश के जीव है। ये क्या कर रहा है, खाद्य कण को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा, उसको फिर क्या कर लेगा, घेर लेगा। तो देखिए घेरने की कोशिश कर रहा है पदार्थ कूटपात के द्वारा। ये एनसीईआरटी का नोट्स हैं गाइस, हमने एनसीईआरटी ही आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमने सेल्फ नोट्स बनाए हैं, क्योंकि एनसीईआरटी जब हम इतनी अपन क्या होता है उसको देख नहीं पाते हैं, पढ़ तो लेते हैं पर उसका सारांश नहीं निकाल पाते, तो हमने सारांश वीडियो है हमारी ये। देखिए फिर जैसे ही ये भोजन को क्या कर लेता है, पदार्थ कूट के द्वारा अपनी ओर आकर्षित कर लेता, अपनी ओर खींचता, मतलब ले लेता है, उसको घेर लेता है। घेर करके क्या होता है, इसमें खाद्य रिक्तिका का निर्माण होता है, और वो भोजन को क्या कर लेता है, खाद्य रिक्तिका के माध्यम से खाद्य कण को अपनी ओर वो कर लेता है। फिर बाद में जब उसमें मिल जाता है और जो अवशोषण कर लेता है एक प्रकार से रिक्तिका के माध्यम से, अवशोषण के बाद क्या हो जाता है, जो खराब पदार्थ बचता है, और जिसका तो जैसे कि अपन लोग पानी तो पीते हैं, उसमें जो बहुत सारे पदार्थ होते हैं, यूरिन के द्वारा अपन खराब पदार्थों को उत्सर्जन के द्वारा निकाल देते हैं। तो इसी प्रकार ये क्या करता है, ये इसको किसी उत्सर्जन तंत्र की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इनका शरीर बहुत छोटा होता है। तो गाइस ये क्या करते हैं, जैसे ही खाद्य अपशिष्ट पदार्थ बचेगा, इस सतह में ला करके बीच में यही वातावरण में यहीं से छोड़ देगा। इसी प्रकार होता है पैरामीशियम। पैरामीशियम के लिए हम पढ़ते हैं आगे। सो गाइस पैरामीशियम में भी एक कोशिकीय जीव है। गाइस अपन हम देखते हैं क्या, भोजन एक विशिष्ट स्थान से एक ही स्थान से ग्रहण करता है। जो पैरामीशियम होता है वो एक ही स्थान से ग्रहण करता है, लेकिन जो अमीबा को देखा हमने, वो शरीर के किसी भी पार्ट से ग्रहण कर सकता है, उसका एक निश्चित पार्ट नहीं होता। जैसे हमारा मुख है, हमारे अंदर एक तंत्र चलता रहता है। तो गाइस अब हम देखते हैं मनुष्य में पोषण कैसे होता है। मनुष्य में पोषण का प्रकार ही पढ़ रहे हैं गाइस। पहले देखा हमने क्या, संपोषण विषमपोषण दो प्रकार का होता है, मतलब स्वपोषी जीव और विषमपोषी जीव। अब देखते हैं अपन मनुष्य में पोषण कैसे होता है। मनुष्य में पोषण के देखते हैं तो गाइस एक तो अंतर्ग्रहण के द्वारा होता है। पहले तो गाइस इंसान क्या करता है, किसी भी भोजन का क्या करता है गाइस, अंतर्ग्रहण करता है। क्या करता है वो, अंतर्ग्रहण करता है। अंतर्ग्रहण करने के बाद क्या करता है, पाचन करता है। पाचन के बाद अवशोषण होता है। अवशोषण के बाद स्वांगीकरण, और फिर होता है बहिक्षेपण। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अब एक एक के बारे में अपन देखते हैं। गाइस देखते हैं अपन मानव पाचन तंत्र। मानव में पाचन तंत्र क्या होता है। सो गाइस आप देख सकते हैं ये है मानव पाचन तंत्र का हमने अपने आन से पीडीएफ तैयार की है। सो गाइस देखिए यहाँ से इंसान क्या करता है, भोजन को ग्रहण करता है। मुंह के अंदर क्या करता है, भोजन को ले जाता है, अंतर्ग्रहण करता है। अंतर्ग्रहण करने से यहीं से किसका पाचन शुरू होता है गाइस, मुंह के अंदर कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट के रूप में अपन क्या लेते हैं भोजन में, तो जैसे रोटी है, चावल है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट के ही स्रोत हैं। ये हम जैसे ही ग्रहण करते हैं तो अपन इसको मुंह के अंदर क्या करते हैं, भोजन को बहुत ज़्यादा चबाते हैं। क्यों चबाते हैं गाइस, क्योंकि अंदर का जो प्रक्रम है वो बहुत ही क्या होता है, कोमल होता है। यदि हम भोजन को चबा लेते हैं अच्छी तरह से तो क्या होता है, भोजन के पाचन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाती है अंदर। तो जैसे गाइस हम यहाँ से चबाना स्टार्ट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है। फिर जैसे ही पाचन शुरू होता है, कार्बोहाइड्रेट मतलब टुकड़ों में टूट जाता है, शर्करा में चेंज हो जाता है। फिर बाद में क्या होता है गाइस, यहाँ पे ही क्या होती है, एक लार ग्रंथि पाई जाती है। क्या पाई जाती है, यहीं से लार ग्रंथि शुरू हो जाती है। लार ग्रंथि के कारण भोजन कैसा हो जाता है गाइस, लुगदी के रूप में
चेंज हो जाता है। किसके रूप में गाइस? लुगदी बन जाती है, भोजन की लुगदी बन जाती है। और लुगदी बन करके क्या हो जाती है? जब लुगदी बन जाती है गाइस तो यहीं से क्या हो जाता है? एमाइलेज एक एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है गाइस? देखिए, भोजन का चबाना, भोजन में लार में मिलाना और फिर स्टार्च से एमाइलेज एंजाइम के द्वारा क्या हो जाता है? भोजन शर्करा में चेंज हो जाता है। शर्करा में चेंज हो जाता है गाइस। आप यहाँ पे देख लीजिए, जैसे ही अपन ने क्या किया, आगे भोजन को लिया, भोजन के दांत से चबाया, दांत के द्वारा जिभा में आया तो भोजन से लार मिल गई, जिभा में आया तो लार मिल जाने, जैसे ही अपन सोचते हैं गाइस, कभी अपन किसी अच्छी चीज़ की, अपने फेवरेट फूड की बात करते हैं तो हमारे मुंह के अंदर पानी आ जाता है, बोल देते हैं ना अपन, तो लार आ जाती है। वो पानी नहीं होता है, वो लार होती है, ठीक है ना, लार ग्रंथि के द्वारा। फिर लार ग्रंथि के द्वारा क्या होता है गाइस? स्टार्च एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। लार में क्या पाया जाता है? एमाइलेस एंजाइम पाया जाता है, जो भोजन को मल्टोज या शर्करा में चेंज कर देता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद क्या होता है गाइस? अभी इतनी प्रक्रिया हो गई अपने अंदर, किसके अंदर हो गई गाइस? ये मुंह के अंदर हो गई। ये वाली प्रक्रिया किसके अंदर हुई? मुंह के अंदर हुई। अब मुंह के अंदर होने के बाद गाइस ये हमने देखा, अब भोजन कहाँ जाता है गाइस, वो कैसे जाता है? तो गाइस हम अपने अंदर क्या चलता है, जो ये नली आपको दिख रही है, ये कौन सी नली है गाइस? ये अभी हमने आहार नाल देखा। आहार नाल यहाँ से शुरू होकर के पूरे अपनी बॉडी में चलती, अपनी बॉडी में नहीं गाइस, मतलब पेट तक, अंदर तक, गुदा तक फैली होती है। वो कौन सी नली होती है? आहार नाल होती है, ठीक है। आहार नाल के बाद हम गाइस देखते हैं किसके बारे में? अब ग्रास नली आती है। क्या आती है गाइस? ग्रास नली आती है। ग्रास नली जिसको हम क्या कहते हैं गाइस? देखिए, सेकेंड नंबर में क्या है? ग्रसिका लिखा हुआ है। तो ग्रसिका कहाँ है? ये है। आई होप आपको क्लियर हो गया। तो ग्रसिका कहाँ है? ए ग्रसिका है। तो ग्रसिका में भोजन कैसे आया? क्रमानुकुंचन प्रक्रिया के कारण। किसके कारण? क्रमानुकुंचन प्रक्रिया के कारण भोजन ग्रास नली में आ जाता है। और ग्रास नली में आने के बाद गाइस भोजन कहाँ जा रहा है? देखिए यहाँ पे भोजन कहाँ जा रहा है, देखिए यहाँ नहीं जाता भोजन, अभी कहाँ जा रहा है गाइस? भोजन क्रमानुकुंचन की क्रिया के द्वारा जैसे ही भोजन क्या आता है, यहाँ से आता है, यहाँ से आके कहाँ चला जाता है? इस वाले पार्ट में चला जाता है। ये क्या है गाइस? देखिए सामने लिखा हुआ है। ये भोजन कहाँ पहुँच गया अपना? अमाशय में पहुँच जाता है। अमाशय में पहुँच करके भोजन 2-3 घंटे तक रेस्ट करता है। क्या यहाँ पे भोजन मतलब और ज़्यादा विखंडित होता है। और अमाशय में क्या क्या होता है गाइस, अपन आगे देखते हैं। तो अमाशय में हाँ, तो कैसे आया हमने ये बता दिया, क्रमानुकुंचन गति के द्वारा आया। और फिर अमाशय में आ गया भोजन। तो अमाशय के बारे में अपन देखते हैं। ये है गाइस, अमाशय में ये चीज़ होता है। अमाशय में क्या होता है गाइस? एक जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है यहाँ पे? एक जठर ग्रंथि पाई जाती है। जठर ग्रंथि, इससे क्या मिलता है गाइस? जठर ग्रंथि से यहाँ पे 3 प्रकार के अम्ल मतलब रस मिलते हैं। पहला मिलता है गाइस क्या? पेप्सिन मिलता है। पेप्सिन क्या करता है आप बोलेंगे? तो हमने कहा ना कि आप खाने के रूप में कार्बोहाइड्रेट भी लेते हैं, प्रोटीन भी लेते हैं, वसा भी लेते हैं। वसा किसको कहते हैं आप? वसा में आप जैसे कि आपने बोलिया, क्या लिया गाइस? ध्यान करिए, आपने तेलीय चीज़ खाई, तेल वाली चीज़ खाई, तो तेल क्या है? वसा है। तो वसा लिया गाइस। और क्या लिया गाइस? प्रोटीन के रूप में आपने क्या लिया? प्रोटीन का पेप्सिन पाचन करेगा यहाँ पे, तो क्या करेगा? तो प्रोटीन के रूप में आपने क्या खाया? दाल खाई। तो दाल क्या है? एक क्या है? दाल से क्या मिलता है हमें? प्रोटीन मिलता है। हम बोल देते हैं बहुत मात्रा में प्रोटीन मिलता है, दाल से मिलता है, सोयाबीन से मिलता है। तो गाइस अमाशय में जैसे ही भोजन आता है तो कहाँ किसका पाचन होता है अमाशय में? अमाशय में गाइस प्रोटीन का पाचन होता है। क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे हमें पेप्सिन मिल रहा था, पेप्सिन रस निकलता है, एंजाइम निकलता है, तो वो प्रोटीन का पाचन करता है। और दूसरा क्या होता है यहाँ पे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। कहाँ से निकलता है गाइस? ये भी अमाशय से निकलता है। और तीसरा निकलता है श्लेष्मा। तो गाइस अभी हमने देखा कि पेप्सिन निकल रहा था, तो उसने क्या किया? पेप्सिन ने तो क्या कर दिया गाइस? अपने किसका पाचन कर दिया? प्रोटीन का पाचन किया। किसका? प्रोटीन का। अब हम देखेंगे गाइस, प्रोटीन का पाचन तो हो गया। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकल रहा है, वो क्या कर रहा है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम क्या होता है गाइस? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम होता है जो रोगाणु, जो भोजन हमने खाया, भोजन को खाने से बहुत सी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं कि मतलब रोगाणु रोग होता है भोजन, तो उसको क्या कर देता है? जलाने का काम करता है। कौन करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सो गाइस कभी कभी हम अपने एडल्टों के
के मुँह से ये सुनते हुए सुना होगा क्या कि हमारे पेट में बहुत जलन हो रही है, बहुत ज़्यादा जलन महसूस हो रही है गाइस। तो या एसिडिटी की बात सुनी होगी, ये आजकल आम प्रॉब्लम हो गई है, एसिडिटी चाहे जिसको हो जाती है। तो वहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ज़्यादा हो जाता है, इसलिए होता है ऐसा। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्यों आता है गाइस, क्यों क्या करने के लिए आता है? यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वो क्या करता है, भोजन को रोगाणुओं से मुक्त करता है, उससे रोग नहीं होगा हमें पता है, लेकिन गाइस वो ज्वलनशील है। तो इसकी रक्षा के लिए कौन होता है गाइस, इसकी रक्षा के लिए देखिए यहाँ पे बना हुआ है क्या, श्लेष्मा निकालती है हमारा अमाशय। क्या निकालता है, एक श्लेष्मा निकालता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे श्लेष्मा लिखा हुआ है। हाँ, तो ये श्लेष्मा निकालता है। श्लेष्मा क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से इसकी रक्षा करता है। क्या करता है, इसकी परतों को ही रक्षा करता है, जिससे कि हमारा पेट सही रहता है। तो यदि श्लेष्मा कम हो जाए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ज़्यादा हो जाए तो हमें एसिडिटी हो जाती है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अमाशय की हमने देख लिया, अमाशय में प्रोटीन का पाचन शुरू हो जाता है। और अभी हमने किसका देखा था गाइस, ऊपर कार्बोहाइड्रेट रोटी वगैरह का पाचन देखा था, तो वो अधपचा हुआ गाइस। अमाशय में किसका, जो प्रोटीन था उसका भी पाचन हो गया, कार्बोहाइड्रेट का तो गाइस हो ही रहा है। तो सबसे पहले पाचन कहाँ शुरू होता है गाइस, मुंह के अंदर कार्बोहाइड्रेट का होता है, अमाशय के अंदर पेप्सिन प्रोटीन का होता है। इसके बाद अपन चलते हैं गाइस किसके पास, ग्रहणी के पास। देखिए ये ग्रहणी है, क्या है ये वाली, ये गाइस जो आपको नली दिखाई दे रही है, देखिए ये जो है, ये इसकी सहायता से भोजन कहाँ चला जाता है गाइस, इसके द्वारा 3-4 घंटे अमाशय में रहने के बाद भोजन कहाँ चला जाता है, छोटी आंत में पहुँचता है। कहाँ पहुँचता है गाइस, छोटी आंत में। तो गाइस जैसे ही ये ग्रहणी से गुजरता है, इसको ग्रहणी कहते हैं गाइस, यहाँ ग्रहणी लिखना था हमको। तो इसके बाद क्या होता है भोजन का, जैसे यहाँ से अभी ये आप भी देख रहे होंगे कि बोल रहे होंगे कि इसका तो आपने यूज बताया ही नहीं है, ये यकृत लिखा हुआ है लेकिन आपने इसका यूज नहीं बताया है। और ये एक चीज़ बनी है, ये देखिए ये ग्रीन कलर की जो चीज़ बनी हुई है वो क्या है, आपने नहीं बताया है। तो गाइस ये देखिए, ये क्या है, ये पित्ताशय है। क्या है ये, पित्ताशय है, इसको हम बोलेंगे पित्ताशय होता है। पित्ताशय क्या करता है गाइस, पित्ताशय एक वो निकालता है क्या, पित्तरस निकालता है। पित्तरस निकाल करके यहाँ से क्या शुरू होता है, इसके कारण गाइस, इसके कारण अभी हमने देखा था यहाँ प्रोटीन का शुरू हो गया था, यहाँ पे किसका, वसा का पाचन शुरू हो जाता है। इसी के कारण ये पित्तरस निकालता है, इससे जो वसा होता है, जो तेलीय चीज़ें होती हैं उसका पाचन शुरू होता है। और यहाँ से गाइस यहीं पे देखिए आप, ये यकृत है, ये क्या बना हुआ है गाइस, इतना बड़ा यकृत, ये ग्रंथि है गाइस, ये बहुत बड़ी ग्रंथि है हमारी। हम यदि पूछा जाए कि शरीर के अंदर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, तो उसको अपन, बाह्य ग्रंथि कौन सी है गाइस, तो अपन बोलेंगे यकृत। क्या है, यकृत अपना आंसर होना चाहिए। तो गाइस ये पित्ताशय देखा, पित्ताशय में वसा का पाचन हुआ, और जो गाइस आया क्या, यकृत आया। तो यकृत से भी अपने अंदर क्या निकालता है, एक प्रकार से बहुत सारे रस निकालता है, जिसके कारण यहाँ से पाचन एंजाइम निकालता है, जिसके कारण यहाँ पे भी वसा का पाचन और भी पाचन शुरू हो जाते हैं गाइस। अब आप यहाँ पे देखिए ये क्या बना हुआ है, ये छोटी सी यहाँ पे अग्नाशय बना हुआ है। क्या है, अग्नाशय। अभी छोटी इंसाइट की बात नहीं आई है गाइस, सॉरी, हमने थोड़ा सा बताने की कोशिश की थी वहाँ पे। तो यहाँ पे गाइस क्या है, अग्नाशय है। अग्नाशय का क्या कार्य होता है, अग्नाशय अभी तो हमने देखा था गाइस, यहाँ पे भोजन था अमाशय में, वहाँ पे कैसा भोजन था हमने देखा था, वो हाइड्रोक्लोरिक युक्त भोजन था। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण वो भोजन कैसा था गाइस, अम्लीय था। कैसा था, अम्लीय था, हमने ये देखा था। अब देखेंगे गाइस, अभी अम्लीय भोजन है, इसका पाचन तो मतलब पूरी रूप से हुआ नहीं, अधपचा भोजन है। तो गाइस यहाँ से जो अमाशय है, जो आपको दिखाई दे रहा है अमाशय, अमाशय के कारण जो भोजन एक रस निकालती है गाइस, अमाशय भी क्या निकालता है, एक ग्रंथि है गाइस, इससे भी क्या निकालता है, एक प्रकार का एंजाइम निकलता है। वो कैसा एंजाइम होता है गाइस, वो होता है क्षारीय प्रवृत्ति का एंजाइम। कैसा होता है, क्षारीय प्रवृत्ति का एंजाइम, जिससे ये भोजन क्या हो जाता है, अभी जो अमाशय से आया था वो अम्लीय था, अब ये अग्नाशय से जाएगा तो क्षारीय हो जाएगा। और जैसे ही भोजन यहाँ से जाता है गाइस, तो यहाँ पे हमने क्या क्या देखा, यहाँ से जैसे ही अमाशय से भोजन निकलता है तो इनको 3-4 ग्रंथियों के द्वारा रस प्रदान किया जाता है। एक तो गाइस यकृत के द्वारा, एक पित्ताशय के द्वारा, और एक गाइस यकृत किसे कहते हैं गाइस, लीवर को कहते हैं। मतलब कि जैसे हम बोल देते हैं, जैसे अपना भोजन पचता नहीं है तो बोल देते हैं आपका लीवर खराब होगा, तो ये पित्ताशय निकालती है गाइस
ग्लैंड होती है, जिसके कारण क्या होता है, भोजन में वसा का पाचन शुरू हो जाता है। और फिर हमने देखा था अग्नाशय आता है, अग्नाशय क्षारीय बनाता है भोजन को। तो ये तीन लोग होते हैं, ये यहाँ से यहाँ पे अपना रस मिलाते हैं, एंजाइम मिलाते हैं। और फिर गाइस जैसे ही देखिए आप यहाँ पे बना हुआ है, क्या है ये क्या है, ये ग्लैंड है, ये मतलब कि ये ग्रहणी है। ग्रहणी से भोजन कहाँ चला जाता है, ग्रहणी के द्वारा ही भोजन कहाँ चला जाता है गाइस, ये देखिए आप, यहाँ से ये निकल रही है, यहाँ पे, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है बड़ी आइंस्टाइन के कारण। तो यहाँ से भोजन कहाँ चला जाता है, छोटी आंत में चला जाता है। कहाँ जाता है, छोटी आंत, जिसको हम क्षुद्रांत्र या फिर छोटी आंत भी कहते हैं। सो गाइस आगे देखते हैं अपन क्षुद्रांत में जाकर के भोजन किन किन से मिलता है, तो इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। सो गाइस छोटी आंत में जैसे ही भोजन आता है, यहाँ पे सभी का पाचन होता है। किसका, कार्बोहाइड्रेट का। हमने कार्बोहाइड्रेट लिया गाइस, कार्बोहाइड्रेट के बाद क्या लिया हमने, प्रोटीन लिया। कार्बोहाइड्रेट के बाद एक तो लिया गाइस कार्बोहाइड्रेट, दूसरा लिया गाइस प्रोटीन। दूसरा पाचन प्रोटीन अमाशय में हुआ प्रोटीन का। और फिर वसा का पाचन यहाँ से थोड़ी शुरू हो गया था, क्योंकि वहाँ से यकृत से पित्ताशय निकला था, तो वसा का पाचन हुआ। और सभी का, अभी तो भोजन कैसा था गाइस, अधपचा था, लेकिन यहाँ से भी कुछ रस निकलते हैं। और ये सभी का पाचन गाइस कहाँ होता है, कहाँ पे हो जाता है गाइस, छोटी आंत में सभी का पाचन होता है। तो यहाँ से क्या होता है, ये यहाँ से गाइस, यहाँ पर जो छोटी आंत थी, यहाँ पे सबका पाचन होता है। जैसे कि हमने देखा कार्बोहाइड्रेट का पाचन होकर के वो क्या बन जाता है, ग्लूकोज निकलता है। क्या निकलता है गाइस, ग्लूकोज निकलता है। और ग्लूकोज के बाद हमने देखा प्रोटीन लिया था हमने, प्रोटीन का पाचन पेप्सिन से यहाँ पे शुरू हुआ था, और यहाँ पे आकर फिर से पाचन होता है, वो ट्रिप्सिन में बदल जाता है, तो ट्रिप्सिन द्वारा होता है। तो गाइस प्रोटीन का लास्ट में क्या बचता है गाइस, प्रोटीन से हमें क्या मिल जाता है, अमीनो अम्ल मिलता है। क्या, अमीनो अम्ल मिलता है। और फिर बाद में गाइस प्रोटीन का ये देखा गाइस, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, और तीसरा बचा गाइस क्या, वसा से हमें क्या मिलता है, क्या बोलते हैं यार उसको, अभी बताते हैं गाइस। मतलब वसा से ग्लिसरॉल मिलता है, अंदर था बाहर नहीं आ रहा था। तो यहाँ से गाइस ग्लिसरॉल मिलता है, कहाँ से, छोटी आंत से हमें वसा का पाचन होता है, वहाँ से ग्लिसरॉल मिलता है। ग्लिसरॉल के बाद गाइस भोजन कहाँ चला जाता है, और यहीं पे अंगुली नुमा क्या पल जाती है, रचना पाई जाती है भाई गाइस छोटी आंत में। ये छोटी आंत सुकड़ी होने के कारण गाइस छोटी जगह में, स्थान में मुड़ी हुई होती है, और हम देखते हैं ये तो बड़ी आंत से भी बड़ी होती है। फिर गाइस यहाँ पे देखते हैं अपन रेक्टम पाया जाता है, जिसके यहाँ पे देखिए ये रेक्टम के द्वारा ये भोजन कहाँ चला जाता है, यहाँ पे ये बड़ी आंत में चला जाता है। और बड़ी आंत में भी एक रचना होती है, जहाँ पे भोजन का जो अच्छे पदार्थ है उनका अवशोषण कर लिया जाता है। अच्छे पदार्थ मतलब जैसे ग्लूकोज मिला था, ग्लूकोज से हमने देखा था, ग्लूकोज मिला था, अमीनो अम्ल जो कि वसा से, प्रोटीन से बना था। ग्लूकोज के बाद अमीनो अम्ल के बाद हमने क्या देखा था गाइस, एक तो ग्लूकोज, दूसरा क्या, अमीनो अम्ल, और तीसरा हमने क्या देखा था, ग्लिसरॉल। तो इन सब का पाचन यहाँ से क्या होता है गाइस, यहाँ से अवशोषण शुरू होता है। अभी तो हमने पाचन देखा था, अब अवशोषण शुरू हो जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो गाइस इसको भी समझ में आया हो तो देखिए, वहाँ पे नहीं लिख पाए थे, लेकिन यहाँ पे हमने लिखने की पूरी कोशिश की है। तो देखिए यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बन गया। ये छोटी आंत में जैसे ही क्षुद्रांत में भोजन जाता है तो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज बन जाता है, वसा का क्या बन जाता है, ग्लिसरॉल बन जाता है, और प्रोटीन का अमीनो अम्ल बन जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जिसको भी ये पित्ताशय था, अमाशय था और अग्नाशय, इस सब के बारे में हमने बात कर ली है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और लाइक करें हमारे वीडियो को। तो गाइस जैसे कि हमने पहले जैव प्रक्रम में क्या देखा, हमने पोषण देखा। पोषण में हमने क्या देखा, स्वापोषण, विषम पोषण, स्वापोषण पौधे और विषम पोषण जो अपना भोजन नहीं बनाते हैं। और हमने गाइस पोषण में हमने क्या देखा, पहला देखा हमने श्वसन के बारे में, पोषण के बारे में देखा कि कैसे मनुष्य पोषण का करते हैं, उनका पाचन तंत्र देखा मनुष्य का। और अब पढ़ते हैं गाइस किसका, श्वसन तंत्र के बारे में हम देखेंगे। दूसरा पार्ट कौन सा है, श्वसन तंत्र जैव प्रक्रम में। हेलो डियर स्टूडेंट,
वेलकम टू यू नई शुरुआत चैनल। सो गाइस, आज हम देखेंगे मानव श्वसन तंत्र। मानव में श्वसन तंत्र कैसे होता है, एनसीईआरटी बुक से हम कंप्लीट करवा रहे हैं आपका ये मानव श्वसन तंत्र गाइस। तो अपन देखते हैं मानव श्वसन तंत्र में क्या होता है। सो गाइस, जैसे ही अपन देखते हैं कि अपन क्या लेते हैं गाइस, O2 के रूप में क्या लेते हैं, ऑक्सीजन को अंदर ले जाते हैं। ऑक्सीजन को कहाँ ले जाते हैं गाइस, हम नासा मार्ग के माध्यम से कहाँ ले जाते हैं, ऑक्सीजन को अंदर ले जाते हैं। ऑक्सीजन के माध्यम से हम कहाँ पे पहुँचा देते हैं गाइस, यहाँ पे होती है ग्रसनी, तो ग्रसनी में पहुँचा दे। एक मतलब नाल होती है गाइस, मतलब कि जो फेफड़ों से लगी हुई है, तो अपन ग्रसनी होती है गाइस, यहाँ पे ग्रसनी होती है, ग्रसनी में पहुंचा देते हैं। ग्रसनी के बाद आता है गाइस यहाँ पे कंठ, तो फिर अपनी वायु कहाँ जाती है, O2 आगे ग्रसनी अपने नासा मार्ग के द्वारा ग्रसनी में जाती है। ग्रसनी के बाद गाइस कंठ में जाती है। कंठ के बाद हम देखते हैं, ये कंठ हो गया गाइस। कंठ के बाद हम देखते हैं यहाँ पे श्वसन नली होती है। क्या होती है, श्वसन नली होती है, जो कि देखिए ये बनी हुई है। इस श्वसन नली अक्सर गाइस ऐसी बनी होती है। किस प्रकार की बनी होती है, देखिए ऐसे की आकार की बनी होती है। क्या, श्वसन नली होती है, वो क्या होती है, श्वसन नली होती है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो गैस आगे हमने सांस लिया, सांस कहाँ गई, अपनी ग्रसनी में गई, ग्रसनी के बाद कंठ में आई, कंठ के बाद कहाँ गई, श्वसन नली में आ गई। श्वसन नली ये है गाइस, श्वसन नली क्या है, ये श्वसन नली है। श्वसन नली के बाद जैसे ही गाइस फिर आती है कहाँ, श्वसनिकाएँ होती हैं। अब यहाँ से गाइस श्वसन नली के बाद श्वसन नली दो भागों में जाती है, दो और हो जाती है। कौन कौन सी गाइस, देखिए ऐसे और ऐसे दो भागों में बटी हुई है। ये आ रही थी नली, ये इस साइड जा रही है, तो फिर बाद में इससे कहाँ चली जाती है, ये है गाइस फेफड़े। क्या होते हैं, फेफड़े। तो गाइस अपनी O2 आ रही थी, अभी O2 यहाँ तक आई, कहाँ तक आई अपनी O2, ऑक्सीजन आई श्वसन नली के माध्यम से श्वसनिकाओं तक आई, और ये दोनों साइड जाने लगी। कौन साइड गाइस, इसमें जाती है फुसफुस में, मतलब फेफड़ों में, और फेफड़ों में जाने के बाद गाइस ये कहाँ, पूरे फेफड़े में चली जाती है। फेफड़े में जाने के बाद गाइस हम देखते हैं ये जो श्वसनिकाओं में हम देख रहे थे, एक वृक्ष के आकार का ऐसा बन जाता है गाइस, ऐसा, इसके बाद ऐसा 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 ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, तो सब भी एक ऐसे कूपिकाएँ पाई जाती हैं। इनमें क्या पाई जाती हैं गाइस, ये देखिए ये वाली कूपिकाएँ पाई जाती हैं। आपको यदि आप अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और एक कूपिकाएँ कैसी होती हैं गाइस, ऐसे होती हैं। इसी में गाइस ऑक्सीजन भर जाती है और O2 भी भर जाती है, जो कि बाहर निकाली जाती है। आई होप आपको क्लियर हो गया। क्या हुआ गाइस, आगे नासा मार्ग आया, नासा मार्ग के बाद गाइस आया क्या, ग्रसनी के बाद हमने देखा क्या, कंठ आया, कंठ के बाद श्वसन नली आई, श्वसनिकाएँ आई, फिर फुसफुस आई, फिर कूपिकाएँ आई। आई होप आपको ये डायग्राम क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। सो गाइस अभी हमने डायग्राम में देखा कि कैसे कोशिकाओं में O2 अंदर जा रही थी। O2 को अंदर जाने के बाद क्या होता है, ये श्वसन की ज़रूरत क्यों होती है, अपन इसके बारे में देखते हैं। देखिए पोषण क्रम में खाद्य सामग्री को कोशिका में उपयोग होती है। क्या, जो हम खाना खा रहे हैं तो हर कोशिका के लिए उपयोगी होता है, वो खाद्य सामग्री होती है कि नहीं होती है, जिससे विभिन्न प्रक्रियाओं को ऊर्जा प्राप्त हो सके, जिससे हम कोई भी काम कर सकें और विभिन्न प्रक्रम चल सकें गाइस। तो इसके लिए किसकी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, किसके लिए होती है, कोशिकाओं के लिए। ऊर्जा के उत्पादन को कोशिकाओं में भोजन का विखंडन करना कोशिकीय श्वसन कहलाता है। तो गाइस जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसके लिए वो कोशिकाएं क्या करती हैं, जो अपन ने खाना खाया है ग्लूकोज के रूप में, जो ग्लूकोज बना है खाने का, अपने खाने के लास्ट में गाइस क्या होता है, जब पाचन होता है तो ग्लूकोज बन जाता है, पायरुवेट अम्ल बन जाता है, तो उसका गाइस विखंडन करती हैं। कौन करता है, कोशिकाएं करती हैं। जब कोशिकाएं इनका विखंडन करती हैं तो उससे ऊर्जा निकलती है। ऊर्जा में क्या निकलता है गाइस, ऊर्जा निकलती है। और कौन निकलता है, ऊर्जा के बाद ऑक्सीजन निकलती है, और ऑक्सीजन के बाद गाइस क्या निकलता है, उसमें ऊर्जा नहीं गाइस, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये होता है, बिना ऑक्सीजन के तो
ऐसा हो विखंडन ही नहीं होगा भोजन का। कोशिकाएं ऑक्सीजन की उपस्थिति में कर पाती हैं, तो या फिर करेंगी भी गाइस बिना ऑक्सीजन में तो बहुत बड़ी प्रक्रिया में कर पाती हैं, वो सीधे नहीं कर पाती हैं। सीधे तौर पर कोशिकाएं विखंडन करती हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जो भोजन का विखंडन करती हैं गाइस, गाइस ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये क्या करती हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में एक भोजन का विखंडन करती हैं। O2 की उपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन कर रही हैं। तो ग्लूकोज क्या है गाइस, ए है। कोशिका द्रव में करती हैं, कोशिका द्रव में क्या बनता है, पाइरूवेट अम्ल बन जाता है, पाइरूवेट बन जाता है किसका, ग्लूकोज का। कोशिका द्रव में कहाँ बनता है गाइस, कोशिका द्रव में क्या बन जाता है, पाइरूवेट होता है, बन जाता है। फिर ये पाइरूवेट गाइस अभी ऊर्जा नहीं मिली हमको, पाइरूवेट ऊर्जा से गैस फिर क्या होता है, एक 3 प्रकार से गैस कोशिकाएं भोजन का ग्लूकोज का एक पाइरूवेट का विखंडन करती हैं गैस। एक तो करती हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, क्या करती हैं, एक करती हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जिससे क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, CO2 मिलती है, और क्या मिलता है, ऊर्जा मिलती है, और क्या मिलता है गाइस, इसमें जल भी मिलता है, हम लिखना भूल चुके हैं, ठीक है ना। इससे क्या मिलता है, 3 चीज़ मिलती हैं। कौन कौन सी गाइस, एक तो मिलता है CO2, दूसरा मिलता है ऊर्जा, तीसरी मिलती है जल मिलता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस वाले श्वसन को जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है, किसके, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है, इसको हम क्या कहेंगे गाइस, वायवीय श्वसन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, वायवीय श्वसन। इससे हमें ऊर्जा मिल रही है, ठीक है ना। ये वायवीय श्वसन हो जाएगा। और गैस जो बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगी, इसके बाद भी कोशिकाएं भोजन का विखंडन करेंगी और ऊर्जा का निर्माण करेंगी गैस, तो उसमें कम मात्रा में ऊर्जा निकलती तो है पर कम मात्रा में। जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गैस, तो उससे क्या होता है, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा निकलती में गैस, तो उसमें क्या, जब हमको कभी कभी क्या होता है, एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो जब एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है तो हमको एक्स्ट्रा ऊर्जा की ज़रूरत होती है। तो एक्स्ट्रा ऊर्जा कहाँ मिलेगी गैस, जब एक्स्ट्रा भोजन का क्या होगा, विखंडन होगा। जब भोजन का विखंडन गैस, तो इसमें इस स्थिति में गैस लैक्टिक अम्ल के द्वारा कोशिकाएं क्या करती हैं, भोजन का विखंडन करती हैं। जैसे इथेनॉल टाइप का बन जाता है, ठीक है ना, उससे भोजन को विखंडन होता है। और दूसरा होता है ईस्ट, लोग जो भोजन का विखंडन करते हैं तो उनमें क्या होता है, ईस्ट में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गाइस, ये दोनों क्रियाएं अनुपस्थिति में हो रही हैं, ठीक है ना, ऑक्सीजन की, तो इसे हम अवायवीय श्वसन भी कहेंगे। और इससे गाइस एथेनॉल बनता है, एथेनॉल, CO2 निकलती है और ऊर्जा निकलती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ये दोनों ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। और हम लोग ज़्यादातर करते हैं वो कौन सा श्वसन करते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। और जब हमको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तब हम लैक्टिक अम्ल के द्वारा ऊर्जा का निर्माण करते हैं ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। और इससे क्या, CO2 मिल रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा था, जल मिल रहा था और ऊर्जा मिल रही थी। आई होप का आपको क्लियर हो गया होगा। इसको वायवीय श्वसन कहेंगे, इन दोनों को गैस कहेंगे अवायवीय श्वसन, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा होगा। तो गैस आप देखते हैं अपन वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। देखिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है जो श्वसन, ये वायवीय श्वसन किस में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। और अवायवीय श्वसन किस में होता है गैस, अवायवीय श्वसन होता है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। तो पहला आधार क्या है, अपन ऑक्सीजन के आधार पर लेंगे अपन O2, तो एक में O2 की ज़रूरत होती है, एक में O2 की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा गैस ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी ऊर्जा मुक्त होती है। तो इसका अंतिम उत्पाद के आधार पर देखें गैस, तो अंतिम उत्पाद क्या मिल रहा है इसमें, जैसे ही ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा मिलते हैं, 3 चीज़ मिलती हैं। और इनमें क्या होता है, ग्लूकोज का अपूर्ण उपचयन होता है, इसमें पूर्ण रूप से ग्लूकोज नहीं पचता है गाइस। जो अवायवीय श्वसन बोला था हमने, उसमें क्या होता है, एथेनॉल या लैक्टिक अम्ल कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मुक्त करती हैं। मतलब लैक्टिक अम्ल और या एथेनॉल अम्ल कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा निकालती हैं, लेकिन हमारे इसमें क्या निकाल रही थी, कार्बन डाइऑक्साइड,
पानी भी निकाल रही थी, लेकिन इसमें पानी नहीं निकलता। तो ये कौन सा है गाइस? अवायवीय श्वसन है, ये वायवीय है। और गाइस हमने देखा था जो वायवीय श्वसन है जो हम लोग करते हैं, जहाँ हमसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, तो उसमें हमने क्या देखा था कि देखिए जो वायवीय श्वसन होता है ना, उसमें हम बताना भूल गए थे, ये गाइस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जो हमारी सेल्स में, कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, उसमें होता है। और जो हम देखते हैं जो अवायवीय श्वसन है, जो अवायवीय श्वसन है गाइस, तो वो कहाँ होता है? हमारी सेल्स में अवायवीय श्वसन होता है। अधिकतर कहाँ पे होता है? इसको माइटोकॉन्ड्रिया की ज़रूरत नहीं होती है। यह यहाँ पे कोशिका द्रव में हो जाता है। कहाँ पे हो जाता है? कोशिका द्रव में ही हो जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें ऊर्जा अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो वायवीय श्वसन होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया में हो जाता है और जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो गाइस हम तीन आधार वायवीय श्वसन और इसके लिए ऊर्जा, अवायवीय श्वसन के लिए गाइस ऊर्जा की, इसमें ऊर्जा ज़्यादा नहीं निकलती है। तो अपन ने वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, यदि क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्जाम में, तो आप कैसे लिख सकते हैं गाइस? देखिए, एक तो अपन ऑक्सीजन के आधार पर लिख सकते हैं। किसके आधार पर लिख सकते हैं? O2 के आधार पर। दूसरा लिख सकते हैं कि इसमें उत्पाद क्या बनता है? उत्पाद के आधार पर। 4 कॉलम बनाएंगे इसमें। ऑक्सीजन, अपन ये 4 चीज़ याद रख लेते हैं, 3 चीज़ तो 3 लाइन बना लेंगे। ऑक्सीजन के आधार पर इसमें नहीं हो, इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, इसमें नहीं होती है। उत्पाद, इसमें पानी ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। और इसमें हमने क्या देखा था? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मुक्त होती है, 2 चीज़ होती हैं। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और ये कोशिका द्रव में ही हो जाता है। और इसमें अधिक ऊर्जा बनती है, इसमें कम ऊर्जा बनती है। तो 4 बन गए अपन से। एक तो उत्पाद देखा और एक कहाँ होता है, कहाँ होता है। ये 4 चीज़ आप कीवर्ड के रूप में लिख लीजिए। और इसमें ऊर्जा कितनी उत्पन्न होती है, किसमें ज़्यादा, तो आप कीवर्ड के रूप में आप लिख सकते हैं यदि क्वेश्चन आपको बनाना है तो। तो गाइस ये देखा हमने वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। अब वायवीय श्वसन का ही एक रूप होता है गाइस, इसमें ही होता है उच्च श्वसन और उच्च श्वसन होता है गाइस। और ये क्या होता है? अंतः श्वसन। अंतः श्वसन किसे कहते हैं? जिसमें हम ऑक्सीजन को अंदर ले जाते हैं, उसको अंतः श्वसन। और जिसमें और CO2 को गाइस, कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के बाहर लाते हैं, तो उसको हम उच्च श्वसन कहते हैं। तो गाइस देखिए, अंतः श्वसन के दौरान वृक्षीय गुहा फैल जाती है। जो वृक्षीय गुहा होती है गाइस हमारी, वो पसलियाँ होती है, वो फेफड़ों में जैसे ही हवा अंदर ले जाते हैं तो वो फैलेगी, है ना। और पसलियों में संलग्न पेशियाँ सिकुड़ जाती हैं। इसमें वृक्षीय गुहा क्या हो जाता है? आकार वापस अपने ही रूप में आ जाती है। जैसे ही आप सांस लेके देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। जैसे ही अपन छोड़ते हैं तो वापस रूप में उसी में आ जाता है। फिर गाइस इसमें पसलियाँ संलग्न होकर सिकुड़ जाती हैं, इसमें शिथिल हो जाती हैं। जैसे ही अपन बाहर ले जाते हैं गाइस, तो उसमें पेशियाँ क्या हो जाती हैं? शिथिल हो जाती हैं। गुब्बारे की आकार की एक प्रकार का, जैसे ही अपन गुब्बारे को दबाते हैं गाइस तो हवा निकल जाती है, फिर अंदर भरते हैं तो क्या होता है? वही होता है गाइस, बच्च ऊपर की तरह गति करता है गाइस। और जो अंतः श्वसन में, और अपने स्थान पर इसमें बच्च क्या होता है? अपने स्थान पर वापस आ जाता है, जैसे अपन कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है, गुहा वायु दाब को कम हो जाती है तथा वायु फेफड़ों में भर जाती है। और गाइस अपन जैसे ही उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो उच्च श्वसन करते हैं, उच्च श्वसन करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगी? गुहा अपनी स्थिर हो जाए, अपन ऊपर की ओर खींचेंगे तो अपनी वो हो जाएगी गाइस गुहा, वायु दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और इसमें वायु दाब क्या हो जाती है? उसमें फिर बाद में गाइस इसमें क्या होता है? जैसे अपन सांस अंदर ले जाते हैं तो वायु दाब कम हो जाता है और वायु फेफड़ों में क्या हो जाती है? भर जाती है। और इसमें वायु दाब बढ़ जाता है और यह वायु फेफड़ों से बाहर हो जाती है। जब गाइस बढ़ जाएगा वायु दाब, क्या होगा? जब यहाँ पे अपन गुब्बारे में हवा भरी है तो क्या होगा? वायु दाब, यहाँ पे वायु दाब बढ़ना, वायु ज़्यादा हो जाएगी, वायु ज़्यादा हो जाएगी तो गाइस क्या होगा? इसमें वायु फिर बाद में क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगी। वायु दाब जैसे ही बढ़ जाता है तो CO2 वायु फेफड़ों से बाहर निकल जाएगी। और इसमें जब हम सांस अंदर ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो पुचका रहेगा, वो पिचका रहेगा। तो जैसे ही वायु दाब यहाँ पे कम है, जहाँ वायु कम होता है गाइस वहीं उसी ओर वायु की यह क्वालिटी होती है गाइस कि जहाँ पे वहाँ वायु नहीं होती है, कम होती है, तो उस ओर वायु क्या करती है? मूव करती है, भागती है। और जिस ओर होती है वहाँ
कहाँ से दूसरी ओर जाती है जहाँ नहीं है, मतलब ज़्यादा से कम की ओर जाती है। तो हमने देखा जैसे हम अंतः श्वसन करते हैं तो क्या होता है, उसमें वायु दाब कम हो जाता है और फेफड़ों में वायु चली जाती है, और यहाँ पे वायु दाब बढ़ जाता है। जब वायु दाब बढ़ेगा तो जहाँ ना होगा वहाँ पे जाएगी, और वहाँ जब तो बाहर निकलेगी वायु। इसकी गाइस अपन प्रक्रिया देख लेते हैं कि क्या होता है, अंतः श्वसन क्या होता है और उच्च श्वसन क्या होता है। तो अंतः श्वसन में सांस द्वारा वायुमंडल से गैसों को अंदर ले जाते हैं, मतलब सांस के रूप में जब अपन अंदर ले जाते हैं वायु को, ठीक है ना, उसको ही हम अंतः श्वसन कहते हैं। और उच्च श्वसन कैसे कहते हैं गाइस, जब फेफड़ों से वायु को बाहर निकाला जाता है। जैसे ही अपन CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, फेफड़ों से बाहर निकालते हैं, उसे उच्च श्वसन कहते हैं। देखिए क्या है, स्थलीय जीव कैसे करते हैं गाइस श्वसन। तो स्थलीय जीव वायुमंडल में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जो स्थल में जीव पाए जाते हैं वो तो साधारण तौर पर जो वायुमंडल में ऑक्सीजन है उसका यूज कर लेते हैं, लेकिन गाइस देखते हैं अपन जो जीव जल में रहते हैं वो लोग कैसे श्वसन करते हैं। हम लोग तो स्थल में थे तो वायु थी तो ले लिया, लेकिन तो गाइस जल में भी क्या होती है, कम मात्रा में ऑक्सीजन क्या होती है, विलेय होती है, मिली हुई होती है, तो वो उसका ऑक्सीजन का उपयोग कर लेते हैं। तो गाइस क्वेश्चन बनता है कभी कभी, देखिए कि जो जलीय जीव की अपेक्षा जो जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीवों को ऑक्सीजन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और इनको प्रॉब्लम होती है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो जल में ऑक्सीजन होती है उसमें बहुत कम मात्रा में होती है, जो वायुमंडल में होती है वो 21% होती है, और वहाँ पे तो 8% मतलब बहुत कम मात्रा में होती है। तो गैस इसके कारण मछलियाँ हम देखते हैं कि जो जल में मछलियाँ होती हैं वो जल्दी जल्दी सांस लेती हैं। इसका कारण यही है कि वहाँ पे उनको ऑक्सीजन की कमी है और उनको ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। सो गाइस हमने जैव प्रक्रम में क्या क्या देख लिया था। जैव प्रक्रम में हमने पोषण देख लिया था और श्वसन देख लिया था। अब हमको गैस देखना था बहन और उत्सर्जन। तो गैस हमने श्वसन बहन जो क्या होता है, मतलब जो हमने खाना खाया है, अच्छी चीज़ें ली हैं, या फिर ऑक्सीजन जो हमने शरीर के अंदर हमारे लिए सबके लिए ज़रूरत होती है, तो सभी जगह को पहुँचाने वाला जो तंत्र होता है या फिर जो वाहन होता है, माध्यम होता है, उसी को हम बहन कहेंगे या संवहन कहेंगे। सो गाइस अभी हम पढ़ेंगे संवहन के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन उठता है कि संवहन किसे कहते हैं या बहन कैसे कहते हैं। सो गाइस अभी हम संवहन के बारे में पढ़ते हैं, मतलब कि संवहन भी गाइस पौधों में अलग होता है और मनुष्य में अलग होता है। तो पौधों के बारे में बाद में देखेंगे, अभी हम संवहन मनुष्य के बारे में देखते हैं, कैसे एक स्थान से दूसरी स्थान पर चीज़ें जा पाती हैं हमारे शरीर में। सो गाइस देखिए संवहन किसे कहते हैं। मनुष्य में भोजन तथा ऑक्सीजन, जो हम भोजन का शोषण किया है छोटी आंत ने और ऑक्सीजन ले गए हैं हम जो कोशिकाओं तक, उनका अन्य आवश्यक पदार्थों को निरंतर आपूर्ति करने वाले तंत्र को ही हम संवहन तंत्र कहते हैं, जिसके माध्यम से एक स्थान से आवश्यक चीज़ें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं। सो गाइस मानव संवहन तंत्र मतलब चीज़ें एक स्थान से दूसरे स्थान किन के माध्यम से जा सकती हैं। एक तो है गाइस क्या है, रक्त परिसंचरण तंत्र, और दूसरा होता है गाइस लसिका के माध्यम से भी चीज़ें एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकती हैं, ठीक है ना, दूसरा लसिका। अब गाइस रक्त परिसंचरण तंत्र के माध्यम से कैसे जा सकती हैं, तो हम भी इनमें देखते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र के गाइस 3 भाग होते हैं, 3 माध्यम होते हैं। एक तो गाइस रक्त के माध्यम से ही सीधे, और गैस रक्त वाहिकाएं होती हैं। इनमें रक्त परिसंचरण तंत्र में 3 चीज़ें होती हैं गैस, और एक होता है हृदय। रक्त के द्वारा गैस चीज़ें जाती हैं, रक्त वाहिकाओं के द्वारा माध्यम से गैस रक्त बहता है, सीधे तौर पर रक्त नहीं बहता है। तो हृदय के माध्यम से, रक्त के माध्यम से और रक्त वाहिकाओं के माध्यम से। सो गाइस देखते हैं अपन पहला वाला पॉइंट क्या है, रक्त के माध्यम से में क्या क्या होता है गाइस रक्त में। तो रक्त में हम देखते हैं एक तो कौन होता है गाइस, रक्त में रुधिर कणिकाएं होती हैं, और दूसरा होता है गाइस रुधिर कणिकाओं के बाद होता है प्लाज्मा। रक्त में पाया जाने वाला, फर्स्ट वाले की बात कर रहे हैं, फिर रक्त की बात करेंगे, फिर हृदय की बात करेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र में। सो गाइस रक्त में क्या क्या पाया जाता है, रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं गाइस, रक्त कणिकाओं के साथ साथ इसमें प्लाज्मा पाया जाता है। रक्त कणिकाएं गाइस 3 होती हैं, 3 प्रकार से होती हैं गाइस। एक होते हैं लाल रक्त कणिकाएं हमारी बॉडी में, एक श्वेत होती हैं और एक प्लेटलेट्स होती हैं। सबके अलग अलग काम होते हैं। और गाइस रक्त कणिकाएं देखा हमने, एक भाग रक्त में पाया जाने वाला और दूसरा प्लाज्मा।
प्लाज्मा में क्या होता है, प्लाज्मा की बातें कर लेते हैं। यह प्रोटीन के खनिज तत्व होते हैं, इसमें प्रोटीन और खनिज तत्व होते हैं, जिसमें 90% जल होता है और CO2 भी होती है और नाइट्रोजन भी होती है, का वहन करती हैं। प्रोटीन किसका वहन करती हैं गाइस? प्रोटीन है जो प्लाज्मा है वो किसका वहन करता है? आपसे क्वेश्चन आ जाता है तो CO2 का, नाइट्रोजन, जल का और नाइट्रोजन का। तो बोल दो आप तो बोलेंगे कि हमारी बॉडी के लिए CO2 की तो ज़रूरत ही नहीं है और नाइट्रोजन की। तो गैस वही है कि हमारी बॉडी में गैस नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं है, तो उनको हमारी बॉडी में ये खाने के कारण या फिर वायुमंडल से अपन जो ऑक्सीजन लेते हैं उसके साथ में जो CO2 चली जाती है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड चली जाती है कार्बोहाइड्रेट के रूप में। जैसे ही अपन खाना लेते हैं तो वो पाचन होके क्या होता है, जैसे ही ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन होता है गाइस, तो उसमें क्या निकलती है? CO2 निकलती है। और CO2 जब निकलेगी गाइस तो क्या है, उसको बाहर निकालना भी ज़रूरी है, तो बाहर ऐसी थोड़ी नहीं आ जाएगी, उसके लिए वहन का माध्यम चाहिए है। तो प्लाज्मा किसका वहन करता है गाइस? नाइट्रोजन का कैसे, और CO2 का और जल का, ठीक है। और रक्त कणिकाएं गाइस, रक्त कणिकाएं भी 3 प्रकार की होती हैं। इसमें गाइस देखिए यहाँ पे लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स कितनी होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। अभी गाइस हमने किसकी बात की है? रक्त की बात की है। इनमें हमने रुधिर कणिकाएं देखा, प्लाज्मा देखा और रुधिर कणिकाओं के 3 रूप देखे, लाल वाली, श्वेत वाली और प्लेटलेट्स। तो गाइस लाल वाली का क्या काम होता है? लाल रक्त कणिकाओं को, जिसको हम RBC बोलते हैं, मतलब रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिकाएं। तो गैस लाल रक्त कोशिकाएं क्या करती हैं? ये ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का वहन करती हैं। हीमोग्लोबिन रक्त के लाल कर देता है गाइस, जिसको लाल रक्त कणिकाएं क्यों कहते हैं, या हम आपसे क्वेश्चन आएगा गाइस, आ सकता है कि जो रक्त होता है गाइस, जो हमारा ब्लड होता है या खून होता है, वो लाल क्यों होता है? तो इसका कारण है गाइस, और ये क्या है? हीमोग्लोबिन। इसका कारण क्या है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन क्यों होता है हमारे रक्त में, कहाँ से मिलता है गाइस? तो हीमोग्लोबिन हमें मिलता है आयरन से। आयरन मतलब लौह तत्व से मिलता है। हम बोलते थे ना, कभी कभी हमारे बॉडी में कमजोरी आ जाती तो डॉक्टर आयरन की गोली दे देता है। तो आयरन से गाइस क्या मिलता है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन से क्या करता है गाइस? हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजता है। अब ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान जाना क्यों जरूरी है? तो गाइस इसके लिए ऊर्जा बनती है। किससे गाइस? ऑक्सीजन की उपस्थिति में है हमारी शरीर है, जो हमारी कोशिकाएं हैं वो क्या करती हैं गाइस? जो हमने खाना खाया है, ग्लूकोज मिला है खाने से, तो उसका विखंडन करती हैं। क्या कोशिकाएं ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडन करती हैं, और विखंडन करने के कारण ही गाइस क्या हमें मिलती है? ऊर्जा मिलती है। तो गाइस आपको इफेक्ट समझ में आ गया होगा हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में क्यों ज़रूरत है? यदि इसकी कमी हो जाती है तो हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी, हमें जल्दी थकान महसूस हो जाएगी, हम कमज़ोर हो जाएंगे। दूसरा प्रकार क्या देखा था? श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं क्या करती हैं गाइस? ये पूरे शरीर को रोग मुक्ति करने में सहायक हैं। मतलब ये गाइस हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति देती हैं एक प्रकार से, कि जिससे कि हमारी बॉडी विभिन्न रोगों से लड़ पाती है और हमको सुरक्षित रख पाती है। तीसरा गाइस प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करता है? ये रुधिर कणिकाओं में क्यों है, ये रुधिर में क्यों होता है गाइस? तो इसका कारण है रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती हैं प्लेटलेट्स। इसके कारण रक्त थक्का बना सकता है गाइस। कभी कभी हमारे कट जाता है, एक्सीडेंट हो जाती है, कोई भी दुर्घटना घट जाती है गाइस, तो उस समय इनका होना बहुत ज़रूरी है। यदि ये नहीं होंगी तो हमारा रक्त क्या होगा? बहता जाएगा, वो बंद ही नहीं होगा। और हम देखते हैं यदि हमारा अभी तो रक्त यदि कहीं उंगली कट जाती है गाइस, तो क्या होता है उसमें गाइस? वो होने लगता है क्या? यदि कट जाती है गाइस यहाँ से, तो क्या हो जाता है उसमें? वो बच सकता है, उसका क्या हो जाता है? थक्का बन जाता है अगल बगल रक्त का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो अभी हमने क्या देखा? रक्त के बारे में देखा। रक्त 2 प्रकार से, एक तो रक्त कणिकाएं देखा और प्लाज्मा देखा, बना होता है 2 प्रकार से। और ये लाल रक्त कणिकाएं देखा गाइस, इसमें कणिकाओं में भी कितने 3 रूप हमने देख लिए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब अपन देखते हैं दूसरा, वाहिकाओं के बारे में देखते हैं। रक्त की वाहिकाओं के बारे में, फिर हृदय के बारे में देखेंगे। सो गाइस रक्त वाहिकाओं के बारे में देखते हैं। देखिए हमने बताया था
आपको कि रक्त क्या होता है, रक्त ऐसे ही हमारे शरीर में नहीं छोड़ दिया जाता, ऐसे ही नहीं बहता है। उसके लिए क्या होती है, पाइप की ज़रूरत होती है, पाइप के माध्यम से बहता है। तो गाइस इसके लिए एक तो धमनी होती है और दूसरा होता है सिरा पाइप, जिसको हम सिरा कहते हैं उन पाइपों को, ठीक है ना। तो धमनी किसे कहते हैं और सिरा किसे कहते हैं गाइस, तो जो ऑक्सीकृत रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाता है उसको ही हम क्या कहते हैं, धमनी कहते हैं। मतलब जैसे ही अपना बायां आलिंद में क्या होता है, रक्त साफ होकर आता है फेफड़े से गाइस, उसमें ऑक्सीजन मिल जाती है। तो उस वाले ऑक्सीजन, जैसे हम वातावरण से ऑक्सीजन लेते हैं, वो कहाँ जाती है, फेफड़ों में। फेफड़ों से कहाँ चली जाती है गाइस, रक्त वहाँ से दायां आलिंद से क्या आता है गाइस, हृदय में, फेफड़ों में हृदय से रक्त आता है और रक्त को कौन शुद्ध कर देता है, फिर वहाँ से कूपिकाओं के माध्यम से उसमें क्या मिल जाती है, O2 मिल जाती है। और O2 मिल जाने से वो रक्त कहाँ चला जाता है गाइस, वो ऑक्सीकृत हो जाता है। और ऑक्सीकृत रक्त कहाँ आता है गाइस, हृदय में आ जाता है। और हृदय से विभिन्न भागों में क्या करती हैं धमनियाँ, फिर हृदय से शुद्ध रक्त को विभिन्न भागों में भेजना स्टार्ट कर देती हैं, हमारी विभिन्न सेल्स में, विभिन्न कोशिकाओं में भेजती हैं, जिससे कि ऊर्जा हमारे शरीर को मिल सके। और गाइस हमने देखा कि अब जो हमने भोजन का विखंडन हुआ था, हमने देखा था अभी श्वसन क्रिया में कि भोजन का क्या हो जाता है, सेल्स, जो सभी सेल्स हैं, मतलब जो कोशिकाएं हैं गाइस, वो भोजन का क्या कर देती हैं, विभिन्न टुकड़ों में तोड़ देती हैं। और विभिन्न टुकड़ों को तोड़ने से क्या मिल जाता है गाइस, उसको हमको क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। और उस गाइस ऊर्जा मिलती है, जल मिलता है और ऑक्सीजन भी, CO2 मिलती है। क्या मिल जाता है गाइस उससे, CO2 मिलती है। CO2 को बाहर लाना जरूरी है, तो वो CO2 युक्त वो मिल जाती है किसमें, CO2 जैसे ही निकलती है तो वो रक्त में मिल जाती है। तो वही अनऑक्सी युक्त रक्त शरीर से हृदय में ले जाता है कौन, सिरा ले जाती हो। जब हृदय में ले जाएगी तो वहाँ से क्या होगा, वो फेफड़ों में भेजेगा हृदय, और फेफड़ों से उसको शुद्ध वायु मिल जाएगी और ऑक्सीजन फेफड़ों से कहाँ बाहर, CO2 बाहर निकल जाएगी, ऑक्सीजन रक्त में मिल जाएगी, तो हमारा रक्त शुद्ध हो जाएगा। तो खराब रक्त कौन ले जाता है, हमारी विभिन्न शरीर के अंगों से खराब रक्त कौन ले जाता है हृदय तक साफ करने के लिए, सिरा ले जाती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए इसमें भी अपवाद है, अभी हमने कहा था कि धमनी क्या करती है, जैसे गाइस आप ट्रिक मान लीजिए कि जो हाथी होता है, एक हाथी के समान मान लीजिए धमनी को, हाथी धम धम की आवाज़ निकालता है कि नहीं निकालता है, क्यों निकालता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा होता है और साफ होता है, इसीलिए गाइस। तो धमनी क्या करती है, धमनी शुद्ध रक्त ले जाती हैं। और सिराएं पतली पतली होती हैं, जब ये खुद पतली हैं तो ये खराब रक्त ही ले जाएंगी, और ख़राब रक्त ही ले जाएंगी गाइस। तो लेकिन इसमें एक अपवाद है, जैसे अभी हमने बताया था कि जो धमनी होती हैं वो हृदय से शुद्ध रक्त को विभिन्न भागों में भेजती हैं हमारे शरीर के। लेकिन ध्यान रखना गाइस, जैसे ही हमारे हृदय में क्या दायां आलिंद होता है गाइस, दायां आलिंद में कैसा रक्त होता है, अशुद्ध रक्त होता है, सिराओं द्वारा लाया गया रक्त होता है। अब सिराएं जो रक्त लेके आती हैं, जैसे ही फेफड़े में ले जाना होता है या फेफड़े से लाना होता है, तो जस्ट प्रक्रिया इनकी उल्टी हो जाती है। तो गाइस जैसे ही ये अशुद्ध रक्त जो भरा हुआ था दायां आलिंद में, तो उसको धमनी लेके जाती है कहाँ, फेफड़े में, फुसफुस में लेके जाती है। तो कौन ले जा रहा है गाइस, यहाँ पे धमनी ले जा रही है। क्यों ले जा रही है, क्योंकि फुसफुस में ले जाना है तो धमनी ले जाएगी। और गाइस जो शुद्ध हो जाता है, तो जो सिरा है, तो जैसे ही फुसफुस सिरा लेके आती है शुद्ध रक्त, कहाँ तक, हृदय तक ला पाती है, फिर महाधमनी का काम शुरू होता है और सिराओं का काम शुरू होता है शरीर से विभिन्न भागों से रक्त लाना। तो इसमें क्या अपवाद हुआ, अभी तो हमने देखा था कि यहाँ पे धमनी लेके आ रही है शुद्ध रक्त, लेकिन जब अशुद्ध रक्त को गाइस फेफड़ों तक ले जाना होता है शुद्ध करवाने के लिए, तो कौन, अशुद्ध रक्त को धमनी ले जाती है, क्योंकि जब इसे शुद्ध करवाना है तो कोई बड़ा इंसान ही जाएगा ना, तो धमनी ले जाएगी। और वो जो शुद्ध रक्त हो चुका है तो उसको हृदय तक कौन लाता है, सिरा लाती है, मतलब दाएं साइड तक लेके आती है। इसमें कास्ट में बटा होता है हमारा हृदय, जिससे कि दोनों मिल ना जाएं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे लिए ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। सो गाइस देखते हैं आगे
पहला आंसर हमने देखा कि शुद्ध रक्त को धमनी ले जाती है, अशुद्ध रक्त को ऑक्सीजन के आधार पर, और खराब रक्त को सिरा, मतलब बिना ऑक्सीजन युक्त रक्त को सिरा ले जाती है। दूसरा हमने इनके अपवाद पढ़े। अपवाद क्या है गाइस कि जैसे ही फेफड़े की बात आती है तो हृदय से तो इनकी प्रक्रिया उल्टी हो जाती है। तो वहाँ से क्या, हृदय से रक्त कौन ले जाता है, धमनी ले जाती है शुद्ध करवाने के लिए। और गाइस जो फेफड़े में जो रक्त है, जो शुद्ध रक्त है, उसको सिरा लेके आती है हृदय तक। तीसरा हमने क्या देखा गाइस, धमनी भित्ति क्या होती है, मोटी होती है। हमने बोला ना इसकी भित्ति कैसी होती है, मोटी होती है, दमदार होती है। इसीलिए तो गाइस ये शुद्ध रक्त लेके विभिन्न भागों में वितरित करती है, बांटती है, ले जाती है हृदय के माध्यम से। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और इसकी जो सिरा है गाइस, सिरा में क्या होता है, सिरा में हमने देखा कि सिरा की भित्ति लचीली होती है और पतली होती है। सिरा की भित्ति कम मोटी होती है, बहुत पतली होती है, कम मोटी होती है, और क्या होती है, लचीली होती है। और गाइस हम देखते हैं कि धमनी में बल्ब नहीं पाए जाते हैं, ऊतकों के नीचे होती है। या कहाँ होती है, हमारे ऊतकों के नीचे होती है, इसमें बल्ब नहीं पाए जाते हैं। और हमने देखा कि सिरा में बल्ब पाए जाते हैं। क्या होता है गाइस, जो सिराएं होती हैं, सिराएं क्या करती हैं, विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त को हृदय तक लाती हैं, तो इनमें बल्ब पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि और इस सतह में स्थापित होती हैं, और इस सतह ऊतकों के नीचे होती हैं, ये सतह पर होती हैं। तो गाइस इनमें बल्ब क्यों पाए जाते हैं, मतलब क्योंकि गाइस इसलिए बल्ब पाए जाते हैं कि इनकी जो रक्त जो लेके आ रही हैं, ये सिराएं खराब रक्त लेके आ रही हैं हृदय तक, तो इनकी दिशा उल्टी ना हो जाए, ये कहीं उल्टी ना इनकी दिशा पड़ जाए, इसीलिए गाइस इनमें बल्ब पाए जाते हैं। सो गाइस हमने यहाँ पे देख लिया, फर्स्ट में रक्त देख लिया, रक्त वाहिकाओं देख लिया रक्त परिसंचरण में। अब देखते हैं गाइस हृदय के बारे में। सो डियर स्टूडेंट, अपन देखते हैं हृदय के बारे में। हृदय क्या कार्य करता है रक्त परिसंचरण में। हमने रक्त देख लिया, रक्त किससे मिलके बना था, रक्त वाहिकाएं देख ली गई, सिराएं और धमनी के बारे में देखा। अब देख रहे हैं अपन हृदय के बारे में। हृदय क्या करता है रक्त परिसंचरण में गाइस, तो वो मानव शरीर में रुधिर परिसंचरण में CO2 तथा ऑक्सीजन का विनिमय करता है। मतलब इसके माध्यम से CO2 अंदर ले जाता है, रक्त में मिला देता है, और ऑक्सीजन जो CO2 है गाइस उसको रक्त से बाहर निकाल देता है और ऑक्सीजन को अंदर मिला देता है हृदय रक्त में, जिससे कि वो जो सेल्स हैं गाइस विभिन्न स्थानों पर, वो अपना रक्त के माध्यम से अपनी शुद्ध रक्त गाइस जा सके अंदर, और कोशिकाएं क्या कर सकें, अपना भोजन का ग्लूकोज का विखंडन कर सकें और ऊर्जा को निकाल सकें। गाइस देखते हैं अपन, अब डायग्राम में देखेंगे हृदय के बारे में और पढ़ते हैं। सो गाइस इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये गाइस ह्यूमन का डायग्राम है। यहाँ पे देखिए मस्तिष्क है, ये लंग्स हैं, ये दोनों साइड लंग्स हैं, फेफड़े हैं, और यहीं पे गाइस देखिए ये लंग्स होता है। लंग्स ऐसी आकृति गुब्बारे नुमा आकृति का होता है, दोनों साइड होता है। उसके नीचे ही गाइस कौन होता है, हृदय होता है। देखिए आप, ये हृदय लगा हुआ है उसके जस्ट नीचे। फिर नीचे हम देखते हैं उसके बाद क्या होता है गाइस, हृदय के नीचे अपन देखते हैं अपनी ये क्या है, लीवर है, ये अमाशय है या अग्नाशय है, भोजन का पाचन हो रहा है यहाँ पे। और गाइस हम देखते हैं इसके बाद क्या होता है, नीचे किडनी होती हैं, अपनी 2 किडनी होती हैं, जो कई बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं जो रक्त को छानते हैं और शुद्ध करते हैं। तो गाइस आपको ये समझ में आया कैसे होता है। तो गाइस इसमें देखते हैं अपन 2 प्रकार के अपन को धमनी और सिरा दिखाई दे रही हैं। क्या दे रही हैं, ये पाइप लगे हुए हैं। ये किसके पाइप हैं गाइस, इससे रक्त आता जाता है। आप दोनों साइड क्या देख रहे हैं, यहाँ पे पाइप लगे हुए हैं। कैसे पाइप है, एक लाल है और एक नीला है, एक लाल है एक नीला है। तो गाइस इस पाइप लगे हुए हैं। ये पाइप कौन कौन से हैं गाइस, हमने धमनी और सिरा के बारे में अभी बताया था आपको। तो जो गाइस ये लाल वाला पाइप है, तो ये क्या का पाइप है गाइस, इसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त फेफड़े से निकल करके कहाँ आ रहा है गाइस, ये फेफड़ा है, फेफड़े से निकल करके कहाँ आ रहा है गाइस, ये हृदय में आ रहा है। और हृदय से गाइस विभिन्न भागों में धमनी के माध्यम से विभिन्न, देखिए यहाँ से आया, फिर ये यहाँ गया गाइस, ये कहाँ चला गया गाइस, हमारे अमाशय में चला गया गाइस, देखिए, फिर लीवर में चला गया, किडनी में चला गया। तो पूरे भागों में गाइस इसी प्रकार धमनी के माध्यम से क्या करता है, रक्त जाता है। और ये गाइस जो बड़ी वाली धमनी है, ये गाइस हम
देखते हैं छोटी छोटी धमनियाँ हैं। ये जो अमाशय में गाइस रक्त ला रही हैं, ये छोटी छोटी धमनियाँ ये हैं। लेकिन इसके साथ ही एक महाधमनी इसको बोला जाता है। इसको क्या कहा जाता है गाइस? महाधमनी। ये मोटी वाली लाइन आ रही है जी, ये महाधमनी है गाइस। इसके बाद भी हमें एक नीली लाइन दिख रही है कि नहीं दिख रही है? इसी के साथ ही कहीं पे नीली लाइन, उसके ही बगल में गाइस नीली लाइन दिख रही है। देखिए ये नीली अग्नाशय में भी और यहाँ लीवर में भी। और गाइस ये है नीली, ये है नीली, ये है किडनी में नीली। एक साइड लाल है, एक साइड नीली है। तो गाइस जो लाल वाली है, लाल वाली क्यों है गाइस? उसमें हीमोग्लोबिन है, ऑक्सीजन वाला रक्त है। और ऑक्सीजन वाला रक्त होने के कारण ये वाली धमनी का रंग कैसा है गाइस? लाल है धमनी का। और गाइस इनमें क्या है? इनमें जैसे ही खाने का विखंडन होता है तो क्या निकलती है? CO2 निकलती है। और CO2 निकलने के कारण गाइस उसका रंग कैसा होता है? नीला होता है। जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, जिस वाले रक्त में गाइस, उसका रंग कैसा है? नीला है। तो देखिए सब जगह पूरी शरीर में जैसे ही ऊर्जा का बनती है गाइस, सभी सेल्स जो हमारे शरीर तो गाइस ऊतक से गाइस क्या बनी है? कोशिकाएं बनी है, कोशिकाओं से मिलकर बना है। और सभी कोशिकाएं क्या करती हैं? जो हमने खाना खाया है उसके लिए ऊर्जा के लिए गाइस क्या करती हैं? वो ग्लूकोज का विखंडन करती हैं, जिससे क्या निकलती है? CO2 निकलती है। और CO2 हमारी बॉडी के लिए ज़रूरत नहीं होती है। तो गाइस यही सिराएं हैं जिसके कारण गाइस ये विभिन्न स्थानों से हृदय तक कौन लेके आ रहा है गाइस? रक्त। ये सिराएं हैं। क्या हैं ये? सिराएं हैं जो कि किडनी से, लीवर से और सब जगह से गाइस रक्त को, जो खराब रक्त है गाइस, वो कहाँ ले जा रही हैं? ये इस साइड वाले हृदय में ले जा रही हैं, दाएं साइड हृदय में ले जा रही हैं। देखिए हृदय में काष्ठ में बटा होता है। हृदय बटा है कि नहीं बटा है? देखिए आप, हृदय सीधा सीधा ऐसा गोल नहीं है। हृदय क्या है? काष्ठों में, 4 काष्ठों में बटा होता है। देखिए ऐसे बटा है कि नहीं बटा है? तो गाइस इसमें एक इस साइड जो दाएं साइड है गाइस, जो सॉरी जी इस साइड बायां है, तो बायां साइड क्या है? ये शुद्ध रक्त पाया जाता है। लेकिन इसके दायां साइड देखिए, इस वाले साइड, जो इस वाला साइड है ना, जो ब्लू कलर का साइड है गाइस, आप देख सकते हैं इस वाले डायग्राम में ये हृदय बना हुआ है। हृदय में देखिए एक साइड लाल वाला रक्त भरा हुआ है और एक साइड नीला वाला। तो नीला वाला कैसा है गाइस? बिना ऑक्सीजन का है। ये विभिन्न पार्टों से लाया गया रक्त है। शरीर के विभिन्न पार्टों से बिना ऑक्सीजन का, मतलब CO2 वाला, कार्बन वाला रक्त कहाँ लाया गया है? हृदय में लाया गया है। ये लाया गया है, इसीलिए इसका कलर नीला है गाइस। तो हमने एक अपवाद भी पढ़ा था महाधमनी और महाशिराओं के बारे में। अभी तो ये हमने देखा धमनी विभिन्न भागों में रक्त को, शुद्ध रक्त को पहुंचा रही है। और शिरा गाइस, ये महाशिरा है। महाशिरा क्या कर रही है? विभिन्न स्थानों से रक्त को ला करके कहाँ जमा कर रही है? हृदय में। कौन साइड के हृदय में? दाएं साइड के हृदय में। देखिए ये, और ये बायां साइड का हृदय है। सो गाइस जैसे ही दायां साइड के हृदय में गाइस ये धमनी लेकर के आ रही है, रक्त तो ला रही है, तो गाइस इसके बाद एक फेफड़ों तक कौन पहुंचा रहा है? देखिए ये फेफड़े में, ये फेफड़े बने हुए हैं। इन फेफड़ों तक गाइस कौन पहुंचा रही है? फुसफुस धमनी पहुंचा रही है। जैसे ही फेफड़े की बात होती है तो धमनी और शिरा अपना अपना काम पलट लेती हैं और दूसरे अगल बगल करती हैं। तो गाइस धमनी ले जा रही है। देखिए यहाँ पे ये अशुद्ध रक्त भरा हुआ है, और अशुद्ध रक्त जो नीला कलर का रक्त है वो क्या होता है? बिना कार्बन का है गाइस। तो यहाँ पे इस वाले हृदय में दाएं साइड है वो बिना अशुद्ध रक्त भरा हुआ है। और अशुद्ध रक्त को शुद्ध करवाने के लिए कौन भेजता है गाइस? महाधमनी नहीं, धमनी भेजती है। देखिए ये है, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे क्या है? इस वाले डायग्राम में ये अशुद्ध रक्त है। इसको फुसफुस धमनी, इसको क्या कहते हैं? फुसफुस धमनी कहते हैं, जो कि कहाँ ला रही है? हृदय तक से जुड़ी हुई है। आप देख सकते हैं ये फेफड़े से जुड़ी हुई है, फेफड़ों में ला रही है। और फेफड़ों में क्या है गाइस? कूपिकाएं हैं। और कूपिकाओं में क्या है? यहाँ से आई हुई ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन जैसे ही आती है गाइस तो यहाँ से अपनी ओर खींच रही, ये यहाँ पे हृदय में पहुँचा दिया इसने रक्त को। ये हृदय से कहाँ पहुँच गई गाइस? महाधमनी के फुसफुस धमनी के माध्यम से हृदय में पहुंच जाता है रक्त। और रक्त हृदय में नहीं, फेफड़े में पहुंच जाता है। और फेफड़े में पहुंच करके वहां ऑक्सीजन मिल जाती है गाइस। तो इस रक्त को देखिए आप, इस वाले डायग्राम में आप देख सकते हैं। इस वाले डायग्राम में देखिए
क्या है ये वाली, ये जो फुसफुस धमनी से इनमें क्या मिल गया है, रक्त मिल गया, ऑक्सीजन मिल गई है। और ऑक्सीजन को ला करके ये वाली यहाँ से कौन लेके आ रहा है गाइस, इसको महाशिरा ला रही है। कौन ला रही है, फुसफुस शिरा ला रही है। ये है गाइस फुसफुस शिरा। यहाँ से देखिए, यहाँ से फिर बाद में फिर से रक्त कहाँ आता है, अपने हृदय में आ जाता है। कहाँ से, आगे गाइस हृदय से गया साफ होने के लिए फुसफुस धमनी के माध्यम से फेफड़ों में, और फेफड़ों से रक्त आ गया। जैसे ही वहाँ ऑक्सीजन मिल गई उसको, तो वो फिर से कहाँ आ गया गाइस, यहाँ पे आ गया, बायां साइड के हृदय में आ गया, बायां कोष्ठ में। देखिए ये आ गया बायां कोष्ठ में। तो बाएं कोष्ठ में रक्त फिर से आ गया। बायां कोष्ठ में आया है जो गाइस फेफड़ों से। देखिए ये है फेफड़े हैं ये। फेफड़ों से गाइस, इन फेफड़ों के माध्यम से रक्त कहाँ आया है, बायां कोष्ठ में आ गया। ये फेफड़े हैं, फेफड़े से कहाँ आ गया, बायां कोष्ठ में आ गया। ये पाइप लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं, जूम कर देते हैं आपको, ये आ रहे हैं। देखिए ये आ गया। ये वाला अशुद्ध रक्त गया था कहाँ, महाधमनी के माध्यम से, फुसफुस धमनी के माध्यम से फेफड़ों में गया हुआ था। और फेफड़ों से जाकर के गाइस ये वाला रक्त, दोनों फेफड़ों से शुद्ध वाला रक्त कहाँ आ गया, फिर से रक्त गाइस वापस आ गया हमारे हृदय में। कौन साइड आ गया, अब ये बाएं साइड आ गया। बाएं आलिंदो बायां निलय में आ गया। बायां आलिंदो बायां निलय से गाइस ये रक्त कहाँ, अब हृदय में आ गया। तो हृदय पुनः गाइस कहाँ भेज देगा, महाधमनी। ये है महाधमनी के माध्यम से विभिन्न पार्टों में भेज देगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो गाइस यही चक्र इसमें चलता रहता है। आगे गाइस क्या होता है, आगे हमने देखा क्या होता है इसमें। आगे हृदय से गाइस ये विभिन्न स्थानों पर भेजा गया रक्त महाधमनी के माध्यम से, महाशिरा के माध्यम से हृदय में खराब वाला रक्त आ गया। खराब वाला रक्त आने के बाद गाइस हमने देखा कि खराब वाला रक्त फुसफुस धमनी के माध्यम से फेफड़ों में चला गया। और जैसे ही फेफड़ों में जाता है तो ऊपर से क्या आ रही है गाइस, ऑक्सीजन आ रही है। और ऑक्सीजन आकर के कुपिकाओं के माध्यम से रक्त में मिल जाती है, यहाँ फेफड़ों में मिलती है। और फेफड़ों में गाइस जैसे ही रक्त में ऑक्सीजन मिल जाती है तो गैस वो ऑक्सीजन वाला रक्त फुसफुस शिरा के माध्यम से, फुसफुस शिरा के मतलब फेफड़े की शिरा के माध्यम से कहाँ भेज दिया जाता है, फिर से बाएं साइड के हृदय में भेज दिया जाता है। और हृदय से गैस फिर से ये विभिन्न भागों में भेजा जाता है। यही चलता रहता है गैस, इसमें हमने देखा संवहन तंत्र में। सो गाइस देख सकते हैं इस डायोग्राम में ये हमारा हृदय बना हुआ है, ये पंप लगे हुए हैं। देखिए इस साइड क्या है, इस साइड हमने बायां आलिंद और बायां निलय देखा, जिसमें क्या होता है, नीले कलर का बिना ऑक्सीजन का रक्त भरा हुआ होता है। और फुसफुस धमनी के माध्यम से गाइस ये पाइप लगे हुए हैं। फुसफुस धमनी के माध्यम से गाइस नीला रक्त कहाँ चला जाता है, फेफड़ों में चला जाता है। और फेफड़ों से गाइस फिर से जब फेफड़ों से शुद्ध वाला रक्त कहाँ आ जाता है, इन फुसफुस शिराओं में आ जाता है। फुसफुस शिराओं में आकर के ये कहाँ चला जाता है, इस बाएं साइड के कोष्ठ में चला जाता है गाइस। बायां साइड जो हमारा होता है वहाँ चला जाता है। और वहाँ जाकर के उसके माध्यम से विभिन्न स्थानों पर विभिन्न पार्ट में शरीर के चला जाता है। और उससे सभी कोशिकाएं विखंडित कर लेती हैं ग्लूकोज को, फिर से CO2 निकलती है तो फिर से आ जाता है। यही प्रक्रिया बार बार चलती रहती है। सो गाइस अब हम देखेंगे संवहन तंत्र के बाद जो हमने देखा पौधों में और मनुष्य में। अब देखेंगे गाइस उत्सर्जन कैसे होता है, उत्सर्जन क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जो कि जैव प्रक्रम का लास्ट वाला पॉइंट है, जो कि जैव प्रक्रम सभी सजीवों में होने वाली क्रिया है। उत्सर्जन मतलब कि शरीर की खराब पदार्थ जो होते हैं गाइस उसका निकालना। कुछ पदार्थ जैसे ही हम गाइस खाना खाते हैं भोज्य पदार्थों में या फिर सांस लेते हैं गाइस, तो उसमें हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे मतलब हानिकारक पदार्थ चले जाते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अनुपयोगी होते हैं। उनको बाहर निकालना गाइस बहुत ही ज़रूरत होता है। तो इसके लिए गाइस पौधे होते हैं, पादप वो कैसे निकाल सकते हैं खराब पदार्थों को, और मानव कैसे निकालता है या फिर एक कोश के जीव कैसे निकालते हैं उत्सर्जन उन खराब पदार्थों को, और मानव कैसे निकालता है, इन सब के बारे में हम देखेंगे।
सो गाइस हम देखते हैं मानव में उत्सर्जन तंत्र कैसे होता है, मानव कैसे वह उत्सर्जन तंत्र किसे कहते हैं। हम देखते हैं वह प्रक्रम जिसमें नाइट्रोजन युक्त हानिकारक पदार्थों का जीवों द्वारा निष्कासन होना। अभी हमने देखा था CO2 को वापस हृदय या फेफड़े कैसे वापस करते हैं, सिराओं के माध्यम से विभिन्न भागों से CO2 रक्त के माध्यम से आ रहा था और उसको हृदय में भेजा जा रहा था, हृदय से फेफड़े द्वारा वो कैसे बाहर निकल रही थी गाइस CO2 हमने ये देख लिया है। अब गाइस जैसे हम खाना खाने के बाद गैस के अतिरिक्त गाइस और भी चीज़ें होती हैं, जैसे नाइट्रोजन युक्त पदार्थ हम खा लेते हैं, वो यूरिया से निकालते हैं गाइस। तो हम इसको क्या होते हैं, इसको बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि ये शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। तो जो गाइस वह प्रक्रम जिसके द्वारा नाइट्रोजन या नाइट्रोजनी हानिकारक पदार्थों का जीवों द्वारा निष्कासन करना ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जन तंत्र में मानव उत्सर्जन तंत्र को देखते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र में गाइस क्या क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे हम। एक जोड़ा किडनी होती है, एक जोड़ा मूत्रवाहिनी होती है और मूत्राशय होता है। सो गाइस इसके बारे में हम डायग्राम में देखते हैं। सो गाइस देखते हैं। सो गाइस हमने क्या देखा यहाँ पे कि हृदय जो होता है यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है, मतलब कि जो रक्त है गाइस, खून है, उसमें खराब रक्त भी इकट्ठा भर जाता है और वहाँ पे क्या शुद्ध रक्त भी भर जाता है और भरे हुए टंकी के समान होता है जो कि स्थान से दूसरे स्थान तक रक्त को भेजता रहता है। सो गाइस हमने देखा कि ऑक्सीजन का कैसे और CO2 का क्या करता है, विनिमय करता है, ऑक्सीजन को निकालता है, ऑक्सीजन को अंदर ले जाता है हृदय। अब देखते हैं मानव शरीर के पंप की तरह होता है। मानव हृदय जो होता है गाइस पंप की तरह होता है, जो सारे शरीर में रक्त का क्या करता है, परिसंचरण करता है, मतलब रक्त को भेजता है। और क्या देखा गाइस, जो आलंद की अपेक्षा निलय की भित्ति होती है गाइस, जो उसके हमने 4 कोष्ठ बताए हुए थे हृदय के, तो 4 कोष्ठों में जो आलंद की अपेक्षा जो निलय की भित्ति है वो क्या होती है, निलय नीचे होता है गाइस, आलंद ऊपर होता है, ठीक है। तो उसमें निलय की भित्ति होती है वो मोटी, भित्ति क्या होती है, मोटी होती है, क्योंकि निलय पूरे शरीर में अधिक रक्तचाप रुधिर को भेजता है। निलय नीचे का होता है। देखिए हृदय में उपस्थित बल्ब रुधिर की दिशा को उल्टी होने से रोकते हैं। हृदय में बल्ब होते हैं जो कि हृदय में रक्त की दिशा उल्टी ना हो जाए। देखिए हमने हृदय रक्त परिसंचरण तंत्र में रक्त का परिसंचरण तंत्र देख लिया, रक्त देखा गाइस, रक्त में क्या क्या पाया जाता है वो देखा, और गाइस रुधिर वाहिकाएं देखा और हृदय देखा गाइस। अब देखते हैं पादप परिवहन क्या होता है। पादपों में परिवहन, अब हमने देखा मानव के परिवहन कि मानव में कैसे परिवहन हो रहा था, अब देखेंगे पादपों में या पौधों में कैसे परिवहन होता है। तो गाइस इस 2 प्रकार से होता है, एक तो होता है गाइस जाइलम के द्वारा और एक होता है फ्लोएम के द्वारा। जाइलम के द्वारा गाइस कैसे रक्त में परिवहन होता है, तो जाइलम के माध्यम से क्या होता है, जल हम देखते हैं कहाँ है, जड़ों में पाया जाता है, और गाइस जड़ों का जल विभिन्न स्थानों में भेजा जाए इसके लिए गाइस जाइलम पाया जाता है पौधे में, तने में, पत्ती में, सब जगह गाइस क्या पाया जाता है, जाइलम पाया जाता है, जिससे कि जाइलम के माध्यम से जो मिट्टी में खनिज तत्व होते हैं या फिर जो मिट्टी में जल होता है उसको विभिन्न स्थानों में भेज दिया जाता है। किसके द्वारा, जाइलम के द्वारा। इसकी दिशा क्या होती है गाइस, नीचे से ऊपर की ओर होती है। सो गाइस देखते हैं अपन जाइलम के बारे में, जो मृदा से प्राप्त जल तथा खनिज लवणों को वहन करता है। वहन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजता है, क्योंकि जो जल की आवश्यकता होती है पौधे के लिए पत्ती को भी होती है गाइस, पत्ती के साथ साथ हम देखते हैं उसके तने के लिए भी होती है, पूरे पौधे के लिए होती है। तो गाइस क्या करता है जाइलम, जल का एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरण करता है और जल में खनिज पदार्थ भी पाए जाते हैं जो कि मिट्टी में होते हैं, उनका वहन कर लेता है गाइस। दूसरा है गाइस फ्लोएम के द्वारा होता है। अब फ्लोएम क्या करता है गाइस, परिवहन तंत्र में पौधे में, तो गाइस हम परिवहन नहीं बोलेंगे गाइस, इसमें क्या होता है, स्थानांतरण होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा जाता है। तो पत्तियां द्वारा जो गाइस प्रकाश संश्लेषित उत्पाद को पौधे के अन्य भागों में वहन करता है। फ्लोएम क्या करता है, पत्तियां जो गाइस सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाती हैं तो उसको पूरे शरीर के लिए जरूरत, उसके पौधे के पूरी बॉडी के लिए, मतलब पूरे
पौधे के लिए सब खाने की ज़रूरत होती है गाइस, तो अन्य भागों में कौन भेजता है? फ्लोएम। अभी हमने देखा था जाइलम क्या करता है? जल को भेजता है, लेकिन फ्लोएम फूड को भेजता है, या फल बनाया है, जो उत्पाद बनाया है पत्तियों ने, उनको भेजता है। सो गाइस आपको याद रखने के लिए आपको बता दें, देखिए जल का वहन करता है जाइलम। जा से क्या होता है? जल से, देखिए जल और जाइलम एक साथ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और फ्लोएम कौन का वहन करता है गाइस? भोजन का, जो भोजन बनाया है या फिर जो फूड बनाया है, तो फूड से फ्लोएम भी कह सकते हैं आप। या गाइस जो फल का निर्माण किया है, जो भोजन बनाया है, जो फल बनाया है गाइस, तो उनका गाइस कौन भेजता है विभिन्न स्थानों पर? तो फ्लोएम। आई होप आपसे आपको हेल्प मिले याद करने के लिए। गाइस देखिए और क्या होता है पौधों में किसका? बाष्पोत्सर्जन होता है। बाष्पोत्सर्जन में भी गाइस कैसे जल ऊपर आ जाता है, कैसे उसका वहन होता है, उसका माध्यम क्या होता है? तो गाइस तीसरी प्रक्रिया है बाष्पोत्सर्जन के द्वारा भी गाइस बहुत सी मतलब जल को एक स्थान से दूसरे स्थान लाया जा सकता है। जैसे जल पादप में वायवीय भागों द्वारा बाष्प के रूप में वातावरण में विलीन हो जाता है, यह प्रक्रम बाष्पोत्सर्जन कहलाता है। तो बाष्पोत्सर्जन क्या है गाइस? जब हम देखते हैं सुबह सुबह पत्तियों को छुएंगे गाइस किसी भी पेड़ की, तो छोटी छोटी सी क्या हमें दिखाई देती हैं? बूंद के रूप में दिखाई देती हैं, पानी दिखाई देता है। तो क्या है गाइस? उसमें बाष्प का उत्सर्जन हो रहा है। क्या हो रहा है? बाष्पोत्सर्जन हो रहा है। मतलब कि जैसे ही जाइलम के द्वारा गाइस क्या आता है, ऊपर की ओर खिंचता है, तो जो अतिरिक्त जल होता है गाइस, एक्स्ट्रा जल होता है, उसको पत्तियां बाष्पोत्सर्जन के माध्यम से बाहर कर देती हैं। सो गाइस जल के अवशोषण और जल के पत्तियों तथा जल में विलय खनिज लवणों को ऊपर मुखी गति होती है। गाइस जो जल का अवशोषण होता है, जो जाइलम हमने देखा था, जाइलम क्या करता है? जल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजता है ऊपर की ओर। तो गाइस इसमें ऊपर मुखी प्रक्रिया होती है। क्या? हमेशा मिट्टी से गाइस ऊपर की ओर जल जाता है। क्या जाता है? जल ऊपर की ओर जाता है। जो पौधे में जो जल है गाइस, वो कैसे जाता है? ऊपर की ओर जाता है पौधों में। ऊपरी मुखी प्रक्रिया होती है एक प्रकार से, कहने का मतलब, ठीक है ना। जो जाइलम है, जाइलम में जल कैसे जाता है? ऊपर की ओर जाता है विभिन्न भागों में, उसी से बाष्पोत्सर्जन भी निकल भी जाता है गाइस, अतिरिक्त जल। और गाइस जो फ्लोएम होता है, यह गति खनिज लवण भी चले जाते हैं गाइस इससे। और यह पौधों में ताप का नियमन करता है गाइस। इससे क्या होता है? ताप अत्यधिक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब जल जाता है तो जल ठंडाता है। जब ठंडाएगा तो ताप का नियमन होगा कि नहीं होगा? तो ताप का नियमन होता है। और गाइस हम देखते हैं एक और गाइस, जो फ्लोएम है उसमें ऊर्जा भी लगती है। भोजन को स्थानांतरण कैसे होता है? फ्लोएम के बारे में अपन पढ़ते हैं। फ्लोएम भोजन को भेजता है एक स्थान से दूसरे स्थान। वो हमेशा नीचे की ओर भेजता है, ऊपर से नीचे की ओर उसकी गति होती है, ध्यान रखना। तो भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण पौधे में प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादकों का वहन स्थानांतरण कहलाता है, जो कि फ्लोएम ऊतक द्वारा होता है। तो फ्लोएम ऊतक के द्वारा क्या होता है गाइस? जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो पौधे ने भोजन बनाया है, उसको क्या करना है? उसको यदि एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना जरूरी है, क्योंकि जड़ों तक में भी कभी कभी ये पौधा में जो भोजन बना है कभी कभी पत्तियों में संग्रहित रहता है गाइस, फल के रूप में, और कभी कभी ये पौधे में जड़ में इकट्ठा रहता है। जैसे पोटैटो का पौधा देख लीजिए, उसमें जड़ में पोटैटो होता है कि नहीं होता है? तो गाइस जो फ्लोएम है उसकी दिशा हमेशा कैसी हो सकती है? ऊपर से नीचे की ओर और नीचे से ऊपर की ओर भी हो सकती है। लेकिन जाइलम में जो जब जल जा रहा था उसकी दिशा ओनली एक ही थी, नीचे से ऊपर की ओर। तो इसमें दोनों हो जाती हैं। देखिए प्रकाश संश्लेषण उत्पादकों का वाहन स्थानांतरण कहलाता है। इसको हम गाइस परिवहन नहीं बोलेंगे, परिवहन तंत्र नहीं बोलेंगे, इसको स्थानांतरण बोलेंगे, जो पौधे में होता है। देखिए स्थानांतरण इसमें कैसा होता है? ऊपर मुखी तथा अधोमुखी दोनों दिशाओं की ओर हो जाता है। कभी ऊपर मुखी भी और नीचे मुखी भी, हम पहले ही बता चुके हैं। और गाइस इसमें क्या ऊर्जा लगती है? क्या स्थानांतरण में ऊर्जा लगती है ATP के रूप में। जैसे ही फ्लोएम क्या करता है गाइस, भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजता है, तो उसमें ATP के रूप में ऊर्जा लगती है। परासरण बल द्वारा स्थानांतरित होता है पौधों में भोजन, और लेकिन जाइलम में गाइस इसमें ऊर्जा नहीं लगती है।
सो गाइस देख सकते हैं आप जाइलम में क्या ऊर्जा नहीं लगती है, परासरण के कारण ये ऊपर की ओर खिंचाव होता है गाइस। जैसे ही बाष्पोत्सर्जन होता है तो ऊपर की ओर जल को खींचते हैं पौधे। तो जाइलम में पौधे के द्वारा जो पानी को भेजा जाता है ऊपर, या खनिज पदार्थ पाए जाते हैं मिट्टी में उनको ऊपर भेजा जाता है, तो उसमें ऊर्जा नहीं लगती है। लेकिन गाइस जो फ्लोएम होता है, जो पत्तियां भोजन बनाती हैं, जो जड़ों में या फिर पत्तियों में इकट्ठा होता है, उसमें वो ऊपर भी भेज सकता है और नीचे भी भेज सकता है। आप ही ध्यान करिएगा इस केस में, यदि नीचे होगा जड़ में तो ऊपर तो जाएगा ना। सो गाइस अब हम देखेंगे संवहन तंत्र के बाद जो हमने देखा पौधों में और मनुष्य में। अब देखेंगे गाइस उत्सर्जन। उत्सर्जन कैसे होता है, उत्सर्जन क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जो कि जैव प्रक्रम का लास्ट वाला पॉइंट है, जो कि जैव प्रक्रम सभी सजीवों में होने वाली क्रिया है। उत्सर्जन मतलब कि शरीर की खराब पदार्थ जो होते हैं गाइस, उसका निकालना। कुछ कुछ पदार्थ जैसे ही हम गाइस खाना खाते हैं भोज्य पदार्थों में, या फिर सांस लेते हैं गाइस, तो उसमें हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे मतलब हानिकारक पदार्थ चले जाते हैं जो कि हमारी बॉडी को के लिए बहुत ही अनुपयोगी होते हैं। उनको बाहर निकालना गाइस बहुत ही ज़रूरत होता है। तो इसके लिए गाइस पौधे होते हैं, पादप वो कैसे निकाल सकते हैं खराब पदार्थों को, और मानव कैसे निकालता है, या फिर एक कोश के जीव कैसे निकालते हैं उत्सर्जन उन खराब पदार्थों को, और मानव कैसे निकालता है, इन सब के बारे में हम देखेंगे। सो गाइस हम देखते हैं मानव में उत्सर्जन तंत्र कैसे होता है, मानव कैसे वह उत्सर्जन तंत्र किसे कहते हैं हम देखते हैं। वह प्रक्रम जिसमें नाइट्रोजन युक्त हानिकारक पदार्थों का जीवों द्वारा निष्कासन होना। अभी हमने देखा था CO2 को वापस हृदय या फेफड़े कैसे वापस करते हैं, सिराओं के माध्यम से विभिन्न भागों से CO2 रक्त के माध्यम से आ रहा था और उसको हृदय में भेजा जा रहा था, हृदय से फेफड़े द्वारा वो कैसे बाहर निकल रही थी गाइस CO2 हमने ये देख लिया है। अब गैस जैसे हम खाना खाने के बाद गैस के अतिरिक्त गैस और भी चीज़ें होती हैं, जैसे नाइट्रोजन युक्त पदार्थ हम खा लेते हैं, वो यूरिया से निकालते हैं गैस। तो हम इसको क्या होते हैं, इसको बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि ये शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। तो जो गैस वह प्रक्रम जिसके द्वारा नाइट्रोजन या नाइट्रोजनी हानिकारक पदार्थों का जीवों द्वारा निष्कासन करना ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जन तंत्र में मानव उत्सर्जन तंत्र को देखते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र में गाइस क्या क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे हम। एक जोड़ा किडनी होती है, एक जोड़ा मूत्रवाहिनी होती है और मूत्राशय होता है। सो गाइस इसके बारे में हम डायग्राम में देखते हैं। सो गाइस देखते हैं। सो डियर स्टूडेंट अब हम देखेंगे मानव उत्सर्जन तंत्र क्या होता है। मानव उत्सर्जन तंत्र सो गैस जो हमारे शरीर में हमने खाने के रूप में जो खाना लिया है, भोज्य पदार्थों को लिया है, उसमें गैस कुछ चीज़ें ऐसी भी चली जाती हैं हमारे शरीर में जो कि हमारे शरीर के लिए अनुपयोगी ही नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा हानिकारक होती हैं। ये गैस सब जैव प्रक्रम में होता है। सभी सजीवों में कुछ कुछ पदार्थ हानिकारक पाए जाते हैं जिनको बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरत होता है। तो गैस जो छोटे छोटे जीव होते हैं जिनकी एक कोशिकीय जीव होते हैं, जिनमें एक कोशिका पाई जाती है, तो वो तो ये गंदगी को आसानी से निकाल देते हैं सतह में ला करके। लेकिन हम जैसे मानव जैसे बहुकोशिकीय जीवों में क्या होता है गाइस, इतनी सारी कोशिकाएं होती हैं जिसके कारण उसके लिए एक तंत्र की ज़रूरत होती है, एक सीक्वेंस की ज़रूरत होती है। उसके सहारे वो गंदगी को वापस ला सकता है, वापस निकाल सकता है। जैसे मानव के लिए पाचन के लिए पाचन तंत्र की ज़रूरत थी, आगे भोजन मुँह से जाता है, फिर अग्नाशय अमाशय से होते हुए छोटी आंत बड़ी आंत, एक तंत्र की ज़रूरत थी गाइस। इसी प्रकार परिवहन तंत्र की ज़रूरत पड़ी मानव को। और इसी प्रकार गाइस हम देखेंगे कि मानव के लिए उत्सर्जन तंत्र की भी ज़रूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि मानव कोश बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के हमारा शरीर बना होता है और सबके लिए गाइस इतनी अच्छी व्यवस्था बनाने के लिए सब अच्छे से काम करें, इसके लिए तंत्र की ज़रूरत पड़ती है, मानव उत्सर्जन तंत्र की ज़रूरत पड़ती है। उत्सर्जन तंत्र में क्या क्या होता है हमें देखते हैं। सो गाइस उत्सर्जन तंत्र में क्या होता है, दो किडनी होती हैं जिसको हम वृक्क बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं गाइस? वृक्क। ये हैं गाइस किडनी। क्या है ये? किडनी बनी हुई है।
तो 2 किडनी होती हैं। किडनी के बाद गाइस आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, किडनी के बाद देखिए जी नीले कलर की जो नली जा रही है ये, इसमें क्या है, ये बाईं वृक्क सिरा होती है। इसमें बिना ऑक्सीजन का रक्त होता है, इसीलिए गाइस क्या होते हैं इसमें ये वाला जो बिना ऑक्सीजन का रक्त जो आ रहा है किडनी में गाइस, वो साफ करने के लिए तो वो सिराओं के माध्यम से आता है, वृक्क सिरा के माध्यम से। और एक नली है गाइस, एक नली है कैसी, लाल वाली, देखिए आप ये है, तो जो लाल वाली ये आ रही है ये क्या है, महाधमनी है। धमनी को हमने बताया था उसमें लाल कलर का रक्त रहता है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन वाला रक्त होता है। और गाइस इसके बाद आप देख सकते हैं ये यहाँ पे एक छोटी छोटी ये क्या जा रही हैं, एक ये मूत्र वाहिनी जा रही हैं। क्या जा रही हैं, मूत्र वाहिनी। इससे जो खराब पदार्थ होते हैं किडनी के, किडनी जो रक्त में गाइस, तो किडनी में नेफ्रॉन में छन करके वो खराब पदार्थ यहाँ से निकल जाते हैं, मूत्राशय में जाते हैं, मूत्राशय से मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए महाधमनी इनके कारण ये रक्त आता है शरीर से आकर के कहाँ जाता है गाइस, दोनों किडनियों में चला जाता है। दोनों किडनियों में गया, वहाँ पे गाइस गुच्छिका पाई जाती है, इसका अपन डिटेल से पढ़ेंगे। फिर गाइस जो खराब चीज़ नेफ्रॉन होते हैं गाइस किडनी में, क्या होता है, नेफ्रॉन की इस प्रकार के नेफ्रॉन, हजारों नेफ्रॉन गाइस पाए जाते हैं, जिनसे क्या होता है, रक्त क्षमता है इन किडनी में। और किडनी कैसे होती हैं गाइस, सेम के आकार की होती हैं। किडनी सेम के आकार की होती हैं, इनमें बहुत सारे नेफ्रॉन पाए जाते हैं। और नेफ्रॉन के बाद गाइस जो उनमें छन करके रक्त कहाँ आ जाता है, मूत्र वाहिनियों में आ जाता है। खराब चीज़ें निकल जाती हैं मूत्र वाहिनी में, मूत्र के द्वारा निकल जाता है। सो गाइस देखिए यहाँ पे लिखा है, वृक्क में मूत्र बनाने के बाद मूत्र वाहिनियों में आता है, मूत्राशय होता है गाइस, ये है मूत्राशय जिसमें एकत्रित होता है। और गाइस जब ये मूत्राशय भर जाता है तो फिर बाद में हम बाथरूम के थ्रू बाहर ये मूत्र मार्ग से सेशन के द्वारा निकल जाता है, मूत्र मार्ग से निकल जाता है। मूत्र बनने का उद्देश्य रुधिर में से वर्ज्य पदार्थों को छानकर बाहर निकालना, मतलब कि खून में से जो खराब पदार्थ हैं, वर्ज्य पदार्थ हैं गाइस, उनको छान करके बाहर निकालना, इसी को हम मूत्र कहते हैं। वृक्क में मूत्र का निर्माण की प्रक्रिया है। जैसे वृक्क क्या है गाइस, वृक्क ये हैं, वृक्क एक किडनी है। तो वृक्क की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई होती है, वृक्क को कहते हैं, इसको हम वृक्काणु कहते हैं। क्या कहते हैं, वृक्काणु। वृक्काणु किसे कहते हैं, मतलब जो नेफ्रॉन पाए जाते हैं वृक्क में, जो संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है, इससे ही क्या होता है, मूत्र का निर्माण होता है और रक्त को छाना जाता है। देखिए क्या है, आगे अपन देखते हैं वृक्काणु के भाग कौन कौन से हैं। एक होता है वृक्काणु, जो नेफ्रॉन पाए जाते हैं गाइस, उनमें बताया गया है। नेफ्रॉन के भाग कौन कौन से होते हैं, तो देखिए गाइस, नेफ्रॉन के जो भाग होते हैं उनमें एक कोशिका गुच्छ होती है। क्या होती है गाइस, कोशिका गुच्छ होती है, जो कि पतली भित्ति वाला रुधिर कोशिकाओं का गुच्छ अपशिष्ट पदार्थों को छानता है। और बोमन संपुट होता है और नलिकादार भाग होते हैं, संग्राहक वाहिनियाँ होती है, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। सो गाइस देखिए आप, ये है क्या है, यहाँ पे कोशिका गुच्छ कहाँ है और मूत्र उत्सर्जन की प्रक्रिया कैसे होती है कोशिका गुच्छ में, हम देखते हैं। देखिए इस प्रकार के नेफ्रॉन पाए जाते हैं, इस किडनी में पाए जाते हैं। किसमें गाइस, जो ये किडनी सेम के आकार की होती है, इसमें बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, एक प्रकार के नेफ्रॉन पाए जाते हैं। और प्रत्येक नेफ्रॉन में गाइस शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है। नेफ्रॉन का आकार देखिए ऐसा होता है, ये बना हुआ है नेफ्रॉन का आकार। तो गाइस इसके अंदर जो गोलाकार का नेफ्रॉन है, इसके अंदर क्या पाया जाता है, कोशिकाओं का गुच्छ पाया जाता है। वृक्क धमनी में वृक्काणु में प्रवेश करते हैं। जैसे ही जो वृक्क धमनी हमने बताई थी, ये वाली लाल कलर की गाइस, देखिए ऊपर से, तो ये लाल कलर की धमनी कहाँ पे प्रवेश करती है, वृक्काणु में प्रवेश करती है। देखिए ये जा रहा है रक्त, इनके माध्यम से, देखिए ये वाला ऊपर से रक्त कहाँ आ रहा है, इनमें आ रहा है, ये कहाँ पे, नेफ्रॉन में आ रहा है, मतलब कि ये वृक्काणु में आ रहा है, वृक्क में आ रहा है। तो इसमें रक्त आकर के क्या प्रक्रिया होती है गाइस, इसमें बहुत सारे रक्त में क्या क्या आ जाता, कौन कौन पदार्थ आते हैं अपन ये देखते हैं। तो इसमें जल आ जाता है, लवण आता है, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, नाइट्रोजनी युक्त अपशिष्ट पदार्थ, मतलब अच्छे पदार्थ भी और खराब पदार्थ भी रक्त में बह करके कहाँ आते हैं, वृक्काणु में आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि खराब पदार्थ फिर इससे निकल जाते हैं और अच्छे पदार्थ को शरीर वापस ले लेता है।
तो गाइस इसमें देखिए नाइट्रोजन युक्त अमीनो, अब आप बोलेंगे ग्लूकोज ज़रूरी है, अमीनो अम्ल ज़रूरी है, तो ये क्यों आते हैं और ये क्यों आते हैं यहाँ पे मृकाणु में? तो गाइस इसे अलग, जिससे कि हम ये छान सकें, इनको अलग कर सकें। नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ भी आ जाते हैं कोशिका गुच्छ से छानकर, यह कहाँ पे चले जाते हैं? बोमेन संपुट में पहुँच जाते हैं। तो गाइस देखिए ये वाली ये कोशिका गुच्छ था, इससे निकल के कहाँ चले जाते हैं? फिर जैसे ही छन जाता है तो ये है गाइस बोमेन संपुट में आ जाते हैं, ये वाली आकृति में। देखिए जैसे ही क्या हुआ, इस वाले कोशिका गुच्छ है, कोशिका गुच्छ से लवण अम्ल आते हैं और यहाँ आते हैं, कहाँ पे? यहाँ पे विचरण करते हैं और यहाँ से यहाँ चले जाते हैं। ये है गाइस बोमेन संपुट। सो गाइस आप देख सकते हैं ये क्या था? बोमेन संपुट था। यहाँ बोमेन संपुट नहीं, कोशिका गुच्छ था। कहाँ की प्रक्रिया बता रहा है? हम किडनी के अंदर की होने वाली प्रक्रिया, दोनों किडनियों में होने वाली प्रक्रिया जो सेम के आकार की होती है गाइस, एक प्रकार से सेम के बीज के आकार की होती है ये किडनी, दोनों किडनी में ये प्रक्रिया हो रही है। यहाँ पे नेफ्रॉन पाए जाते हैं गाइस बहुत सारे, और नेफ्रॉन इस प्रकार इस आकृति के गाइस पाए जाते हैं। नेफ्रॉन बहुत सारे नेफ्रॉन पाए जाते हैं, इनमें ही हर नेफ्रॉन में कौन सी प्रक्रिया होती है गाइस? इन्हीं नेफ्रॉन की बात कर रहे हैं हम। इन्हीं नेफ्रॉन में गाइस पाए जाते हैं, कहाँ पे? आप देख सकते हैं इस वाले डायग्राम में, यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या क्या आ गया गाइस? नाइट्रोजन युक्त पदार्थ आ गए, लवण आ गया, अमीनो अम्ल आ गया, ग्लूकोज आ गया, अच्छे बुरे सब पदार्थ रक्त के साथ आ जाते हैं। फिर गाइस ये जाता है बोमेन संपुट में, ये है गाइस बोमेन संपुट। बोमेन संपुट में चला जाता है, जहाँ पे क्या होता है? अपशिष्ट पदार्थ बोमेन संपुट में चले जाते हैं और यहाँ से वृक्काणु के वर्णात्मक पुनः अवशोषण होता है। क्या होता है यहाँ पे जो अच्छे पदार्थ है गाइस, इसमें भी कुछ क्या होता है? अवशोषण का कार्य होता है। क्या होता है? अवशोषण का कार्य। इनको अपनी ओर, जो अच्छे पदार्थ हैं उनको खींच लिया जाता है और जो खराब पदार्थ हैं गाइस उनको जाने दिया जाता है कि आप जाते रहिए। फिर गाइस जाते हैं अपन कहाँ पे? फिर बाद में बोमेन संपुट के बाद अवशोषण हो जाता है अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, लवण पदार्थों का कुछ पदार्थ वैसे खराब वाले पदार्थ बाहर निकलते जाते हैं। और फिर आता है नलिकादार स्त्रावण और यूरिया निकाल लिया जाता है, जिसमें यूरिया को बहाव हो जाता है गाइस। अतिरिक्त जल लवण उत्सर्जी वृक्काणु क्या कर जाते हैं? अंतिम सिरे में चले जाते हैं, मूत्र वाहिनियों के द्वारा मूत्र मार्ग से निकल जाता है। फिर गाइस यहाँ देखते हैं हम ये वाली प्रक्रिया में फिर होती है क्या? यहाँ पे ये ऐसे आ जाता है, कैसे? लूपदार हेनरी बन जाता है। यहाँ से कुछ अवशोषण कुछ पदार्थों का हो जाता है, कुछ पदार्थों का भी नहीं होता है, तो यहाँ से लूपदार हेनरी बन जाता है ऐसे, जिसको हम देखिए यहाँ पे। और फिर बाद में गाइस फिर से यहाँ से ऐसे ही आ जाते हैं यहाँ पे। फिर कुछ पदार्थों को यहाँ पे अवशोषण कर लिया जाता है, स्त्रावण कर दिया जाता है, जो खराब पदार्थ होते हैं, और यहाँ से गाइस ऐसे ये फिर से निकलना शुरू हो जाते हैं। और जो खराब पदार्थ होते हैं, कुछ अच्छे पदार्थों का अवशोष सोख लेता है हमारा शरीर इस वाली नलिकाओं में, जो धमनियाँ सिरा हैं गाइस। और जो खराब पदार्थ हैं गाइस, उनका फिर से उनको भेज दिया जाता है आगे भेज करके कहाँ भेजा जाता है गाइस? इसमें गाइस यहाँ पे भी वो होता है थोड़ी बहुत। और इसके बाद ये मूत्र मार्ग की सहायता से गाइस ये हमारी किडनी से बाहर निकल के मूत्र नलिका में पहुँच जाते हैं, मूत्र वाहिनी में पहुँच जाते हैं। मूत्र वाहिनियों में पहुँच करके गाइस अब अतिरिक्त जल भी चला जाता है इनके साथ में, जो एक्स्ट्रा जल होता है गाइस, तो उनके साथ हमारी जो खराब चीज़ें थे उनके साथ में बह कर के जल के साथ में बहकर वो खराब चीज़ें चली जाती हैं। और जो खून में अच्छी चीज़ें थी गाइस, जो लाल चीज़ें थी, तो देखिए वो उसने अपनी नेफ्रॉन में सोख लेता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो आपको इस डायग्राम में हमने बताने की कोशिश की है। देखिए पहले नंबर कोशिका गुच्छा आ रहा था, वहाँ पे लवणामण थे और लवण थे, और जो क्या था जैसे ग्लूकोज हमें चाहिए है, अमीनो अम्ल चाहिए है, तो ये सब सोख लेता है हमारी यहाँ पे नहीं सोखता गाइस, यहाँ से सोखना शुरू कर देता है, यहाँ पे पूरे में सोखता है। फिर बाद में यहाँ पे जैसे ही आता है तो वहाँ पे भी गाइस वर्णात्मक पुनः अवशोषण कार्य शुरू हो जाता है इस नली में। इसमें उपयोगी पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण का क्या कर लेते हैं? पुनः फिर से क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं और सोखते हैं। और जो खराब पदार्थ होते हैं जैसे यूरिया वगैरह हैं, अतिरिक्त जल है, तो यहाँ इसके माध्यम से गाइस इसमें निकाल दिया जाता है इनको बाहर। मूत्र देखिए
तो देख सकते हैं आप, ऐसे आ रही है लूपदार के यहाँ से गाइस खराब पदार्थ निकल जा रहे हैं और ये निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं खराब पदार्थ निकल जाते हैं और अच्छे पदार्थ वापस चले जाते हैं। और कृत्रिम वृक्क, सो गाइस इसके बाद कहाँ आता है अपना, जो देखिए यहाँ से ये प्रक्रिया हो रही थी, किडनी में ये प्रक्रिया हो रही थी, यहाँ से यहाँ पे सोख लिए गए हैं जो अच्छे पदार्थ थे और जो खराब पदार्थ थे गाइस, जैसे ये एक्स्ट्रा जल है हमारी बॉडी में और जो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ हैं तो वो आ जाते हैं ये मूत्र मार्ग की सहायता से गाइस। ये कहाँ पे आ रहे हैं, मूत्राशय में आ रहे हैं। मूत्राशय में ये टंकी टाइप की बनी रहती है और फिर बाद में जब भर जाती है तो क्या कर जाते हैं, मूत्र मार्ग की सहायता से इसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। देखा हमने पहले नंबर क्या देखा गाइस, देखिए 1 मिनट, क्या देखा हमने पहले नंबर, कोशिका गुच्छ देखा। दूसरा गाइस कोशिका गुच्छ कहाँ है, ए है। फिर गाइस हमने वर्णात्मक या पुनः अवशोषण कहाँ पे किया जाता है, देखिए ये देखा हमने। अवशोषण, नलिका स्त्रावण कर रही थी गाइस, तो यहाँ से नलिका स्त्रावण हो रही है और यहाँ पे कुछ पदार्थों को सोख लिया गया है। और फिर इसके बाद क्या हो जाता है, मूत्र का निर्माण हो जाता है, खराब पदार्थ बह जाते हैं, ये बह रहे हैं गाइस इसकी सहायता से और यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। गाइस देखा भी हमने, देखा मानव में उत्सर्जन कैसे होता था, मानव कैसे अपनी शरीर की सारी गंदगी को बाहर करता है। तो हमने देखा कि वृक्क की सहायता से, किडनी की सहायता से करता है, मतलब उसमें उत्सर्जन तंत्र होता है। इसी प्रकार गाइस पादपों में भी क्या होते हैं, कुछ खराब पदार्थ चले जाते हैं तो उनको बाहर निकालना होता है। वो कैसे निकालते हैं, जैसे कि गाइस अतिरिक्त जल चला जाता है उनमें जाइलम के थ्रू, और भी हानिकारक पदार्थ चले जाते हैं जिनको एक पौधे के लिए आवश्यक नहीं होते, उनको बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी होता है गाइस। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए वो क्या करता है गाइस, तो हमने देखा कि इसके लिए वो क्या करता है गाइस, उनमें बाष्पोत्सर्जन होता है। क्या होता है, जल को यदि बाहर निकालना है, एक्स्ट्रा जल चला गया है पादपों में, तो वो कैसे निकालेगा गाइस, बाष्पोत्सर्जन होता है तो उससे निकल जाती है उसमें। और अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको कैसे निकालता है, तो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं गाइस, उनको वापस निकालने के लिए पौधे क्या करता है, कोशिकाओं में, रिक्तिकाएं में संचित हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है उनमें रिक्तिकाओं में। और अन्य भी अपशिष्ट पदार्थ हैं गाइस, बहुत से पाए जाते हैं इसमें, जो कि उनको बाहर निकालना होता है। इसके लिए रेजिन तथा गोंद के रूप में पुराने जाइलम में संचित हो जाते हैं वो। तो गोंद पाई जाती है पौधे में, आपने देखा होगा, तो वो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में गाइस एक जगह संचित हो जाती है। कुछ अपशिष्ट ऐसे होते हैं जो मृदा में ही वो क्या कर दिए जाते हैं, छोड़ दिए जाते हैं, तो उत्सर्जन तंत्र इनकी ज़रूरत नहीं होती है। इनमें एक तो गैस बाष्पोत्सर्जन के तहत निकल जाता है जल, अपशिष्ट पदार्थ रिक्तिका के रूप में संचित हो जाता है, उसी में इकट्ठा रहता है पेड़ पौधे में। और अन्य अपशिष्ट जैसे रेजिन तथा गोंद को पुराने जाइलम के रूप में वो संचित हो जाते हैं। कुछ अपशिष्ट पदार्थ उत्सर्जित कर देते हैं, मृदा में ही वो छोड़ देते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कैसा लगा ये लेसन गाइस, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर पर। सो थैंक यू, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सेल्फ स्टडी ही बेहतर स्टडी। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेसन बहुत अच्छा समझ में आया होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। सो थैंक यू।